हे गाइस, दिस साइड सीएसीए में आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ आपके मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से रिलेटेड कुछ सम डिस्कस किए। एक आखिरी सम हमारा पेंडिंग था, विच वाज क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। बेहद शानदार क्वेश्चन है, बेहद शानदार क्वेश्चन है। आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आ जाता है तो इवन इंस्टीट्यूट तक भी गलती कर बैठता है, ऐसा क्वेश्चन है भाई साहब। अब ऐसा क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट गलती कर बैठता है, तो गलती क्या कर बैठता है, या इंस्टीट्यूट को इसका सॉल्यूशन करने का तरीका ही नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इंस्टीट्यूट ने क्या गलती करी है, या इस क्वेश्चन को कितनी आसानी के साथ सॉल्व कर दिया इंस्टीट्यूट ने, जबकि वैसा हो ही नहीं सकता था, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट पहले कैसा होना चाहिए उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर मेरे को ढेरों डाउट्स आए उन सभी स्टूडेंट्स के जिन्होंने मेरे से क्लास नहीं लिया है करके, जिनके पास केवल बुक है, तो उनके बेहद डाउट आए थे इस क्वेश्चन के ऊपर। आज मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के साथ यूट्यूब पर शेयर कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है, तो सभी लोग देख ही लेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक, आप लोगों की इच्छा है, एफर्ट्स अगर आप लोगों को लगता हो कि लाइक करने लायक है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। न्यू स्टडी मटेरियल में भी ये सम था, 10 मार्क्स का, दिसंबर 18 में पूछा जा चुका है, और एमटीपी जून 18 एंड दिसंबर 18 में भी ये सम था। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लिंकेज देख रहे हो, जून 18 की एमटीपी में आया और दिसंबर 18 के अंदर एग्जाम में आया, दिसंबर 18 की एमटीपी में भी आया था। इसका मतलब कई बार एमटीपी के क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। 1 किलोग्राम ऑफ प्रोडक्ट के रिक्वायर 2 केमिकल ए एंड बी। एक कोई प्रोडक्ट है आपका, प्रोडक्ट के, इस प्रोडक्ट के को बनाने के लिए 2 तरीके के केमिकल चाहिए होते हैं। एक केमिकल का नाम है केमिकल ए, एक का नाम है केमिकल बी। The following were the details of product K for the month of June 2015। आपको जून 2015 के लिए प्रोडक्ट के की डेटा दे रखा है, ध्यान से सुनना है। इसमें डेटा में ये क्वेश्चन आज तक आप लोगों ने डेटा से वेरिएंस निकाला है, ये रिवर्स जाएगा। यहां पर आपको कुछ वेरिएंसेस दिए होंगे, उन वेरिएंसेस की हेल्प से आप लोगों को डेटा रेडी करना होगा, देन फर्दर आपका काम चालू होगा। तो बहुत अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को। पॉइंट नंबर ए कहता है स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ केमिकल ए 50% एंड केमिकल बी 50%। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि जो स्टैंडर्ड रेशियो है वो है आपका 1:1 का। क्या है दोस्तों? 1:1 का स्टैंडर्ड रेशियो रहेगा। 50%:50% बोलूं या 1:1 बोलूं, मेरे हिसाब से एक ही बात है। स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी ऑफ केमिकल ए इज 12 एंड केमिकल बी इज 15। आपको स्टैंडर्ड प्राइस दोनों केमिकल की दी हुई है। एक्चुअल इनपुट ऑफ केमिकल बी 70 केजी, और एक्चुअल इनपुट दिया हुआ है केमिकल बी का, केमिकल ए का नहीं दे रखा है। एक्चुअल प्राइस पर केजी ऑफ केमिकल ए 15। एक्चुअल प्राइस केमिकल ए की दे रखी है, बी की नहीं दे रखी। स्टैंडर्ड नॉर्मल लॉस 10% ऑफ टोटल इनपुट। टोटल इनपुट का 10% जो है वो आपका स्टैंडर्ड लॉस है। इसकी मदद लेनी पड़ेगी हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये जो अगला पॉइंट नंबर एफ है ना, इस क्वेश्चन का मेन जान एफ और जी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो ही आप इस सम को कर पाओगे। हर एक चीज के पीछे का लॉजिक पता होगा, जो कि मैं अभी आपको बहुत अच्छे से डीप में क्वेश्चन कराऊंगा। और मैं चाहे इसमें मेरे को पूरा 45 मिनट्स तक भी लग सकता है, इवन 50 मिनट्स भी लग सकता है, बट मैं इस क्वेश्चन को आपको इतना शानदार कराने वाला हूं, यू गोना लाइक इट। तो आइए, जिन्होंने लाइक नहीं किया ना वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को देखना, देन उसके बाद में लाइक कर देना। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस टोटल दिया हुआ है 650 एडवर्स। टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ बोथ द केमिकल माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बोथ द मटेरियल केमिकल, वो आ रहा है 650 एडवर्स। अब आपको पता है 650 एडवर्स कब आएगा? जब एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा, तभी तो आएगा कि भैया स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी सपोज से 1000 रुपए, तो एक्चुअल कॉस्ट आपकी 650 रुपीज ज्यादा आएगी, तभी तो एडवर्स आएगा। एंड द सेम इज फुल्ली एट्रीब्यूटेबल टू बी। ये इस क्वेश्चन का मेन जान है भाई। इस लाइन का अर्थ समझ में आ रहा है क्या आपको? इस जो येलो मैंने हाईलाइट किया, इस लाइन का मतलब समझ में आता है? क्वेश्चन का कहना है टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 650 एडवर्स है, और ये फुल्ली एट्रीब्यूटेबल टू बी है।
ये फुल्ली एट्रीब्यूटेबल टू बी है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहां पर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस केमिकल ए पर कुछ है ही नहीं। केमिकल ए पर कोई भी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपका ए का 0 है, क्योंकि जो 650 का एडवर्स है वो पूरा का पूरा बी का है सब। इसका मतलब केमिकल ए का स्टैंडर्ड कॉस्ट और केमिकल ए का एक्चुअल कॉस्ट बोथ आर सेम, वो दोनों सेम होंगे तभी तो उसका 0 आएगा। आगे बढ़िएगा, मटेरियल यील्ड वेरिएंस आपको दिया हुआ है 135 एडवर्स, डन सर। अब इसके बाद में क्वेश्चन कहता है आपसे मटेरियल मिक्स वेरिएंस बताओ, यूजेज वेरिएंस बताओ, मटेरियल प्राइस वेरिएंस बताओ, एक्चुअल लॉस ऑफ एक्चुअल इनपुट बताओ, एक्चुअल इनपुट ए का बताओ और एक्चुअल प्राइस बी का बताओ। बेहद शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको इस क्वेश्चन को करने में। मैं इतना कह सकता हूं आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्या करना है, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन से जो हमने सीखा उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्या इन द गिवन क्वेश्चन material cost variance in total is given as rupees 650 adverse, and the same is fully attributable, and the same is fully attributable to B. That means there is no material cost variance for A, or we can say standard cost of A and actual cost of A are सेम। क्लियर है क्या ये जो मैंने लिखा है यहां पर? मैंने बताया कि क्वेश्चन में लिखा है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस टोटल में दिया हुआ है 650 एडवर्स एंड द सेम इज फुल्ली एट्रीब्यूटेबल टू बी, वो पूरा का पूरा बी को है एट्रीब्यूटेबल। दैट मींस देयर इज नो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर ए, और वी कैन से स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ए एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ए आर सेम, वो दोनों की दोनों सेम रहेगी। क्लियर, डन सर। अब आगे चलिएगा। इसके अलावा आपके पास यहां जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोगों को यहां से क्लियरली समझ में आ रहा है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको नहीं दे रखी, तो हम क्या करेंगे, यहां पर आप लोगों के लिए मैं टेबल बना देता हूं। केमिकल के नाम, केमिकल, स्टैंडर्ड आ जाएगा, स्टैंडर्ड में एक आ जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कॉलम, एक आ जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस का कॉलम, एक आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट का कॉलम, एक कॉलम आ जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कॉलम, एक्चुअल में एक कॉलम आ जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी का कॉलम, एक आ जाएगा एक्चुअल प्राइस का कॉलम, एक आ जाएगा एक्चुअल कॉस्ट का कॉलम। स्टैंडर्ड, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस एंड एक्चुअल। डन। मटेरियल ए, मटेरियल मतलब केमिकल ए एंड केमिकल बी। अब दोस्तों आपको ये तो नहीं दे रखा कि भैया आपके लिए कितना इनपुट है, लेकिन जितना डेटा दे रखा है पहले एक बार के लिए मैं वो लिख लेता हूं। मेरे को इन्होंने पॉइंट नंबर 1 में कहा कि साहब 1:1 का रेशियो रहेगा, दैट मींस 50% 50% बोलूं या 1:1 बोलूं एक ही बात है। जिन लोगों को लगे कि ये 1:1 कहां से आया तो वो लिख लेना 50:50 का रेशियो है, ठीक है।
देन इसके बाद में सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि केमिकल ए का जो प्राइस है वो रहेगा 12 रुपीज। लो जी, केमिकल ए का प्राइस है 12 रुपीज, बी का प्राइस है 15 रुपीज। ओके, देन इसके बाद में एक्चुअल इनपुट ऑफ केमिकल बी दे रखा है आपको 70 केजी का, ये लीजिए 70 केजी। एंड आपको एक्चुअल प्राइस ऑफ ए दे रखा है 15 रुपीज पर केजी, ये लीजिए 15 रुपीज पर केजी। एंड इसके अलावा आपको मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दे रखा है, स्टैंडर्ड लॉस दे रखा है, मेटेरियल यील्ड वेरिएंस दे रखा है। बहुत बढ़िया सर, इसके अलावा कोई डेटा ही नहीं है, जबरदस्त। तो अब ऐसे जगह पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला लिखेंगे स्टार मार्क करके, एज क्वेश्चन हैज गिवन that standard ratio of standard input is 1:1। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराता हूं ना, वो आप लोगों को मैं इस तरीके से सॉल्व कराता हूं कि ताकि आप लोग जब रिवाइज करो तो आपको ये एज ए स्पीकिंग डॉक्यूमेंट्स आपके काम आए। एज ए स्पीकिंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये हो गया कि जो मैं लिखा रहा हूं वो आप अगर रीड करोगे ना तो आपको उस क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा का पूरा एग्जाम में भी पूरा समझा के आने की जरूरत है, आप इसको छोटा शॉर्ट में अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, दैट इज क्वाइट ओके। ठीक है, तो एज क्वेश्चन हैज गिवन दैट स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट इज 1:1 इज 50:50 लिख देता हूं, नहीं तो बाद में आप कंफ्यूज हो गए, इज 50:50 और 1:1। But we do not have standard input and actual output both। सर ये एक्चुअल आउटपुट क्यों लिख रहे हो? क्योंकि अगर एक्चुअल आउटपुट दिया होता ना तो मैं एक्चुअल आउटपुट के सारे स्टैंडर्ड इनपुट निकाल सकता था। लेट्स से क्वेश्चन आपको दे देता कि हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट है, सॉरी एक्चुअल आउटपुट है 180 का, तो आपको पता है मैंने इतने सारे क्वेश्चन कराए, मैंने हमेशा से बताया है कि स्टैंडर्ड इनपुट इज ऑलवेज फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो इसका मतलब एक्चुअल आउटपुट से अगर मुझे स्टैंडर्ड इनपुट निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? सर आप यहां से निकाल देते कि भैया क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% का स्टैंडर्ड लॉस है, इसका मतलब अगर आप 100 का इनपुट डालोगे तो 10 का लॉस हो जाएगा, 90 का आउटपुट आ जाएगा। तो 90 का अगर आउटपुट आएगा तो 100 का इनपुट कितना करना पड़ेगा और 180 के आउटपुट के लिए तो आ जाएगा 200। लेकिन यहां पर हमारे लिए समस्या क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना तो स्टैंडर्ड इनपुट दे रखा है और ना ही आपको एक्चुअल आउटपुट दे रखा है, दोनों ही नहीं दे रखे। तो एज क्वेश्चन हैज गिवन दैट स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट इज 50:50 और 1:1, बट वी डू नॉट हैव स्टैंडर्ड इनपुट एंड एक्चुअल आउटपुट बोथ। So we assume standard quantity of A and B is X. Hence, total standard quantity will be 2x। तो आपके लिए मैंने क्या अज्यूम किया कि भैया स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए की और स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ बी की एक्स है। मतलब कैसे सर, दोनों की एक्स कैसे मान सकते हो? वो ऐसा मैंने इसलिए मान लिया क्योंकि दोनों का रेशियो 1:1 है। मतलब सिंपल है कि अगर आपका ए जो है वो अगर एक्स है तो बी ऑब्वियस सी बात है कि बी भी एक्स ही होगा। मतलब लेट्स से ये 100 है तो ए अगर ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100 है तो बी की भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100 ही होगी। तो अगर ए एक्स है तो बी भी एक्स ही होगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपके लिए 2x। डन सर, यहां तक मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते, अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 12x। अब ध्यान से सुनना, ये अगर 12x है तो मैं क्या कहूंगा, मैंने यहां पर लिखा है आपके लिए मटेरियल ए जो है मटेरियल कॉस्ट फॉर ए और वी कैन से स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ए एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ए आर सेम। तो मैं यहां पर चाहे तो नोट डाल के लिख देता हूं, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ए विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ
एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ए के बराबर। डन। अगर आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ए जो है वो अगर 12x है, तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। आपको पता है एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू होता है एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। आपके पास एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ए कितनी है सर, अगर ये 12x है तो ये भी 12x होगा, तो ये हो गया आपका 12x। एक्चुअल क्वांटिटी आपको पता है क्या, नहीं सर, एक्चुअल क्वांटिटी आपको नहीं दे रखी, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ए आपके को नहीं दे रखी। एक्चुअल प्राइस दे रखी है क्या, यस सर, एक्चुअल प्राइस ऑफ ए जो है, एक्चुअल प्राइस ऑफ ए जो है वो आपको दी हुई है, तो एक्चुअल प्राइस ऑफ ए जो है वो आपको दी हुई है, और एक्चुअल प्राइस ऑफ ए आपको है 15 रुपीज। तो लो जी, ये अगर आपकी 15 रुपीज है तो अब आपके लिए कितना होगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ए आपको निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा सर, आपके लिए एक्चुअल प्राइस आपके पास है, अब आपके पास ये 15 है और ये 12x है, तो आपके लिए कितना आ जाएगा सर, 12x डिवाइडेड बाय 15, तो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ए आ जाएगा आपके पास 0.8। डन क्या सर, तो ये हो जाएगा आपके लिए 0.8, ये हो गया 0.8x और ये हो गया आपके लिए 12x। जस्ट ए सेकेंड, यस गाइस, सो ये 12x समझ में आ रहा है ना भैया जी, क्या हुआ है, सिंपली क्वेश्चन ने बोला था कि साहब मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस जो आया है वो केवल और केवल बी के ऊपर एप्लीकेबल है, ए के ऊपर एप्लीकेबल है ही नहीं। डन। तो अब बी का कितना आएगा सर, ये 15x है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये अगर 15x है तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी सर, 15x प्लस 650, ये समझ में आ रहा है क्या, 15x प्लस 650 क्यों हुआ, समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि आपके लिए जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो 650 एडवर्स है और वो पूरा का पूरा बी के ऊपर एप्लीकेबल है, तो पूरा का पूरा अगर वो बी के ऊपर एप्लीकेबल है तो भाई जी आपको इतना सा समझ में आना चाहिए कि ये वाला जो पर्टिकुलर सम है तो अकॉर्डिंगली ये 15x प्लस 650 हो जाएगा। एक्चुअल प्राइस अभी हमको नहीं पता, वो बाद में निकल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, तो उसके ऊपर अपन बोदर होंगे भी नहीं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए यहां पर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आ जाएगी सर, 27x, 27x हो जाएगी भैया। आगे बढ़िएगा, अब आगे बढ़ते, यहां तक का काम हो गया। नेक्स्ट, अब मेरे पास यहां पर ना जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से जो मैं कर सकता था वो मैंने कर लिया है। अब मेरे को दूसरे फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा जो कि है मटेरियल यील्ड वेरिएंस 135 एडवर्स। अब आप यहां पर अगर देखेंगे तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी होगी सर, 70 प्लस 0.8, ये हो गई जी आपके लिए आपकी एक्चुअल क्वांटिटी। डन। अब आइएगा, ध्यान से सुनिएगा, एज वी नो standard input is for actual output and question says standard loss is 10%। तो क्वेश्चन ने क्या कहा कि भाई साहब स्टैंडर्ड लॉस जो है वो 10% है और स्टैंडर्ड इनपुट इज ऑलवेज फॉर एक्चुअल आउटपुट है, वो हमें पता ही है। सो एक्चुअल आउटपुट कैन बी कैलकुलेटेड एज, कैसे आएगा, आप कैसे सॉल्व करते थे सर, हम सॉल्व किया करते थे कुछ इस प्रकार से, टोटल
स्टैंडर्ड इनपुट इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय 1 माइनस परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड लॉस। समझिएगा ध्यान से। आज तक आपको अभी भी मैंने समझाया कि जैसे 180 का आपका आउटपुट आ रहा है और क्वेश्चन कहता है कि 10% का आपका स्टैंडर्ड लॉस है, इसका मतलब 180 90% की बिलोंग करता है, तो अकॉर्डिंगली 200 हमारा टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी आता है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो टोटल स्टैंडर्ड इनपुट आपको पता है क्या? यस सर पता है। कैसे पता है सर? कहां पता है सर? पता तो है नहीं। मैंने कहा पता है ना, 2x है। तो लो सर, तो ये हो जाएगा आपके लिए 2x इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10% बोलूं या 0.10 बोलूं, एक ही बात है। तो अकॉर्डिंगली एक्चुअल आउटपुट कितना हो जाएगा सर? 2x मल्टीप्लाई बाय 0.9, तो वो हो जाएगा आपका 1.8x। डन है क्या सर? एक्चुअल आउटपुट 1.8x हो जाएगा। डन सर, आगे बढ़िए सर। अब आपको पता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट। क्या होता है? एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, या इस क्वेश्चन में पर केजी। तो अब मेरे पास स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं है, तो भाई साहब कर लेंगे कैलकुलेट। क्या कहेंगे? एज वी नो स्टैंडर्ड आउटपुट is based on एक्चुअल इनपुट। ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडर्ड इज ऑलवेज फॉर एक्चुअल होता है, मतलब जस्ट अपोजिट होता है। मैं लास्ट लेक्चर में भी ये बात बोल चुका हूं आप लोगों को कि स्टैंडर्ड इनपुट चाहिए तो एक्चुअल आउटपुट की हेल्प लेनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए तो एक्चुअल इनपुट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो एज वी नो स्टैंडर्ड आउटपुट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल इनपुट। हियर एक्चुअल इनपुट इज कितना है भैया? दे रखा है क्या एक्चुअल इनपुट? हाँ सर दे रखा है ना। कहां दे रखा है? अभी भी तो निकाला, 70 प्लस 0.8x। तो हियर एक्चुअल इनपुट इज 70 प्लस 0.8x। सो स्टैंडर्ड आउटपुट विल बी क्या होगा सर? 70 प्लस 0.8x अगर आपका एक्चुअल इनपुट है, इसका 90% वो हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड आउटपुट। तो 70 प्लस 0.8x का 90% कितना हो जाएगा सर? 70 का 90% तो हो जाएगा 63, एंड 0.8 का 90% हो जाएगा 0.72x। डन सर। तो भाई साहब आपको यहां से क्या क्या पता चल गया है सर? हमारे पास एक्चुअल आउटपुट आ गया है, हमारे पास एक्चुअल आउटपुट की कैलकुलेशन आ गई है, हमारे पास स्टैंडर्ड आउटपुट की कैलकुलेशन आ गई है। अब लगे हाथ हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट भी निकाल देते हैं पर केजी। अगेन मैं हमेशा से बोलता हूं, जब भी स्टैंडर्ड निकालोगे तो वो बिना एक्चुअल के नहीं निकल सकता। तो हम क्या कहेंगे? एज वी नो स्टैंडर्ड कॉस्ट बिलोंग्स टू एक्चुअल आउटपुट। So standard cost per kg will be calculated as below। क्या होगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट
पर केजी इज इक्वल टू टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आउटपुट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है सर? हमें नहीं पता। कैसे नहीं पता यार, कैसी बातें कर रहे हो नहीं पता? 27x है ना? ठीक है सर, आप कहते हो तो मान लेते हैं। तो 27x। एक्चुअल आउटपुट पता है क्या? यस सर पता है ना। कहां दे रखा है सर? ये रहा ना, एक्चुअल आउटपुट 1.8x। ये लो भाई साहब, तो ये हो जाएगा 1.8x। अगर आप 27x में 1.8x का डिवाइड लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा 15 रुपीज। x से x कैंसिल हो जाएगा और 27 डिवाइड बाय 1.8 करोगे तो आ जाएगा रुपीज 15। क्लियर क्या? अब आओ से, अब हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होने की कगार पर जा रहा है। मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू होता है एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी। अब ध्यान से सुनना, आपको मटेरियल यील्ड वेरिएंस आपको दिया है क्या? यस सर दे रखा है 135 एडवर्स। एक्चुअल आउटपुट कुछ पता है क्या? यस सर पता है ना, 1.8x माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट सर अभी भी निकाला ना आपने ऊपर, 63 प्लस 0.72x, 63 प्लस 0.72x। तो ये हो गया आपका एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट, मल्टीप्लाई कर दोगे रुपीज 15। तो अगर मैं यहां पर बोलूं इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, मैंने एक छोटा ब्रैकेट किया है। अब आपको मैथमेटिक्स इतनी तो आती है कि जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये सॉल्व कुछ इस प्रकार से होगा, 135 एडवर्स इज इक्वल टू 1.8x माइनस 63 एंड ये जो प्लस का 0.72 है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 0.72x और ये मल्टीप्लाई बाय रुपीज 15। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सर? 135 एडवर्स बोलूं या माइनस का 135 बोलूं एक ही बात है। तो ये हो जाएगा माइनस का 135, ये मल्टीप्लाई जो 15 है ये अगर इधर आएगा तो माइनस का 135 डिवाइडेड हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 1.8x में से अगर आप 0.72x माइनस कर देंगे तो बचेगा 1.08x माइनस 60। अब आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा सर? ये आएगा आपका माइनस का 9 इज इक्वल टू 1.08x माइनस 63। ये माइनस का 63 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 63 प्लस माइनस का 9 इज इक्वल टू 1.08x और ये हो जाएगा आपका 54 इज इक्वल टू 1.08x। तो x इज इक्वल टू, अब इतनी बड़ी चीज आ रही है तो फिर छोटे कलर में थोड़ी यूज करेंगे, तो आएगा x इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाय 1.08 तो आ जाएगा 50। और ये क्या है? x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू आ गई तो भाई साहब अब आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया। तो x क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी। ए का भी यही है क्योंकि x की वैल्यू वही है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी आ गई। अब तो भाई साहब जहां जहां x यूज है वहां वहां एक एक फिगर आप डालते जाओ, आपका आंसर आता जाएगा। तो अगर मैं इस पूरी टेबल की बात करूं, जहां हमने टेबल बनाई थी, कहां गई भैया टेबल? टेबल वाले भैया, टेबल वाले भैया, ये रही टेबल। अब मैं इस टेबल को रीड्राफ्ट करूंगा क्योंकि अब मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है। मैं इसमें चेंज इसलिए नहीं कर रहा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कौन सी चीज आपने कैसे करी थी। मैं इस टेबल को रीड्राफ्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, आप लोगों के लिए रीड्राफ्ट कर रहा हूं। फिर उसके बाद में आपको पूरी की पूरी टेबल जो है ना वो आपको वर्किंग के लिए आपको खुद ही दे दूंगा मैं। ये हो जाएगा आपके लिए केमिकल,
स्टैंडर्ड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, वही स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। लो जी भैया, अब सॉल्व इजीली हो जाएगा। ए एंड बी, ए की जगह क्या था एक्स, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 50, यहां 12 था ठीक है, यहां 15 था ठीक है, तो ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 750। यहां एक्चुअल क्वांटिटी क्या थी 0.8x, तो 0.8x था, क्वेश्चन ने पूछा था आपसे, तो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ए क्या होगा 0.8x इज इक्वल टू 40, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 50 है, ये हो जाएगा आपके लिए 40। इसकी प्राइस आपको ऑलरेडी गिवन थी 15, चाहो तो चेक कर लो 600 आ रहा है, यहां भी 600, वहां भी 600, डन। यहां 70 दे रखा था, यहां इसका प्राइस नहीं पता, लेकिन हमको इतना तो बताया ना यार कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी आएगी सर 650 एक्स्ट्रा आएगी, तो ये हो जाएगा 1400। अगर ये 1400 आएगा तो आपके लिए एक इन्होंने पूछा है एक्चुअल प्राइस ऑफ बी, तो वो कैसे आएगा सर 650, सॉरी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ बी प्लस 650, ये तो हो जाएगी एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 70 kg, तो ये आ जाएगा आपके लिए 1400 डिवाइडेड बाय 70, तो ये आ जाएगा आपके लिए ₹20। चेक कर लेना, आंसर मैच होना चाहिए। यस सर, ₹20 मैच है। डन क्या सर, डन डन डन। ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 1350, ये हो जाएगा 100, अब ये 110 यहां आ जाएगा, ये हो जाएंगे आपके लिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1:1 के रेशियो में 55 एंड 50। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहां से आपको बोलूं कि मुझे स्टैंडर्ड एक्चुअल आउटपुट भी निकाल के बताओ, तो एक्चुअल आउटपुट क्या था 1.8x, तो वो हो जाएगा आपका 90 kg। मैं अगर आपसे पूछूं स्टैंडर्ड आउटपुट बताओ, तो आप क्या बोलोगे सर 110 kg का टोटल इनपुट है, उसका 90% ले लो, तो आ जाएगा 99 kg। बोल दो स्टैंडर्ड आउटपुट पूछा नहीं है, इन्होंने पूछा एक्चुअल लॉस ऑफ इनपुट, तो एक्चुअल लॉस ऑफ इनपुट क्या होगा सर 110 kg का आपका इनपुट है, 90 kg का आपका एक्चुअल आउटपुट है, तो 20 kg का आपका लॉस हो। आप देख रहे हो, एक x की वैल्यू आने के बाद में अब ये क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा, एक x की वैल्यू आ जाने के बाद इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब इन्होंने मेटेरियल मिक्स वेरिएंस पूछा था, जो कि आप लोग यहां इस टेबल से इजीली निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन ने मेटेरियल यूजेज वेरिएंस पूछा था, इस टेबल से आप लोग इजीली निकाल सकते हो। इन्होंने मेटेरियल प्राइस वेरिएंस पूछा था, वो इस टेबल से आप इजीली निकाल सकते हो। एक्चुअल लॉस ऑफ एक्चुअल इनपुट मैंने ऑलरेडी आपको निकाल दिया, 20 kg आया है। एक्चुअल इनपुट ऑफ केमिकल ए ऑलरेडी हमने 40 किलो निकाल दिया है। एक्चुअल प्राइस इन्होंने पूछा, वो हमने निकाल दिया। बाकी का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो अब आपके लिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ये आप लोगों के लिए रहेंगे होमवर्क। आई होप इस क्वेश्चन के साथ मैंने जस्टिफाई किया है। मैं ऑल्दो आप लोगों को बोल रहा था कि इस क्वेश्चन को कराने में 45 मिनट तक भी लग सकते हैं, बट इस क्वेश्चन को कराने में मेरे को 34 मिनट्स ही लगे हैं, वो भी तब जब मैंने इतना डिटेल में आपको क्वेश्चन समझाया है, करा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 7 मार्क्स का ही आएगा अब, क्योंकि नया पैटर्न के हिसाब से या तो 7 या आप लोगों के लिए 14, तो ये क्वेश्चन 7 मार्क्स ही डिजर्व करता है अब। और 7 मार्क्स के लिए कितना टाइम अलाउड है, ओनली 14 मिनट्स, क्योंकि मैं बोलता हूं
180 मिनट्स, 3 आवर्स का टाइम होता है, 3 आवर्स बोलूं या 180 मिनट्स बोलूं एक ही बात है। इस 180 मिनट्स में आपको 100 मार्क्स का पेपर करना है, दैट मीन्स हर एक मार्क्स के लिए आपके पास 1.8 मिनट ही है। या मैं यूं कहूं कि अगर आपको 90 का अटेंड करना है तो 2 मिनट मान लो, तो अल्टीमेटली हर 7 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 14 मार्क्स है। अब ये मैं एक जनरल मैंने आपको ऑब्जर्वेशन दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 30 मार्क्स के एमसीक्यू में 60 मिनट्स का समय लगा दोगे, तो वहां पर समय डेफिनेटली बचेगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में एक्स मान, अब सर आपने कहा था एंड में आप ये भी बताओगे कि सर आप एंड में ये बताने वाले हो कि इंस्टीट्यूट ने क्या किया। भाई साहब इंस्टीट्यूट पता है क्या होता है, साहब हमारे कोई इतनी तो कॉन्सेप्ट हमारे खुद के क्लियर नहीं है, हमको ये पता ही नहीं है कि ये ऐसे ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। इंस्टीट्यूट ने कहा कि साहब हम तो ये ना 100 kg का इनपुट मान लेते हैं, अज्यूम कर लिया कि भाई साहब ये 100 kg का इनपुट है टोटल। अब इनको पूछो इसके पीछे का बेस क्या है, इनको क्या है, जिसने क्वेश्चन बनाया उसको खुद को नहीं समझ में आ रहा था कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है, तो इसलिए इन्होंने ये चीज करी। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा है। मैं एक बार के लिए वापस से आपको रिकनेक्ट करता हूं, एक एक स्टेप वाइज चलते हैं हम लोग, मैं आप लोगों को क्वेश्चन को समझाता हूं कि मैंने क्या किया। देखो साहब क्वेश्चन ने सबसे पहले तो आपको ये बताया कि 650 एडवर्स मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, जो कि केवल बी का है, केवल बी का है, इसका मतलब ए का नहीं है, ए के अंदर कोई मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस नहीं है, इसका मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ए एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ए बोथ आर सेम। तो हमने इसको, और फिर हमारे पास क्या था 1:1 का रेशो दिया हुआ था, तो हमने क्या माना कि भैया ए की इनपुट एक्स मान लेते हैं, तो बी का इनपुट अपने आप में एक्स हो जाएगा, तो एक्स और एक्स, फिर इससे हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल दी। अब आपको पता है कि भैया एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ए और स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ए विल सेम, तो ये जो है आप चाहो तो यहां पर इस तरीके से कर सकते हो कि ये हमने इस जगह से ऐसे लेकर के आए, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम आएगी सर, इसलिए ये आपका 12x हो गया। अब 12x हो गया, 15 की रेट आपको ऑलरेडी दी हुई है, तो अकॉर्डिंगली इससे अपन ने 0.8x निकाल लिया, 0.8x प्लस 70, तो आपके पास टोटल एक्चुअल इनपुट आ गया। अब आपको ये पता है कि भैया ये क्या है, ये इन्होंने ये भी पूछा था, तो ये भी हमने निकाल दिया, वैसे 20 आया, ठीक है, वैसे रीड्राफ्ट किया है तो इसलिए रीड्राफ्ट में यहां नहीं लूंगा। तो इसमें हमने क्या किया, 650 एडवर्स था, एडवर्स का मतलब होता है कि एक्चुअल कॉस्ट आपकी ज्यादा है, तो एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है इसीलिए हमने यहां पर लिया है। इसके बारे में मैंने लिखा है क्या, यस सर, मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है, इसके बारे में नहीं लिखा, कोई बात नहीं मैं लिख देता हूं। वैसे यहां पर लिखा होगा मैंने, द सेम इज फुल्ली एट्रीब्यूटेबल, ये प्लस क्यों किया है, स्टार मार्क करके लिख लो, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ बी प्लस ₹650 as in adverse variance, actual cost is higher than standard, तो वो हायर होती है इसलिए ऐड कर दिया, क्लियर है, तो ये इसलिए आपका ऐड हो गया। आपके पास बाकी सारी कैलकुलेशंस हो चुकी है, आपको इस एक्स को सॉल्व करना है। एक्स को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए भाई साहब, हमको लेना पड़ेगा दूसरे फॉर्मूला की मदद। इस क्वेश्चन ने आपको दिया हुआ था मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला। मटेरियल यील्ड वेरिएंस कहता है कि भाई साहब एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट। हमारे पास तीनों ही नहीं थे, हमारे पास तीनों ही नहीं है, लेकिन हमारे को ना कॉन्सेप्ट आता है, तो हमको कॉन्सेप्ट आता है, तो हमने कॉन्सेप्ट क्या किया, आपको यहां पर स्टैंडर्ड आउटपुट कैसे आता है, इनपुट कैसे आता है, सर स्टैंडर्ड इनपुट 2x है, एक्चुअल आउटपुट आपको नहीं दे रखा, लेकिन हमें इतना पता है कि एक्चुअल आउटपुट जो होगा वो स्टैंडर्ड इनपुट का 90% होगा सर, क्लियर है, तो हमने वही किया, एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड इनपुट का 90% हो गया, तो अकॉर्डिंगली आ गया आपके पास, तो 2x का 90% 1.8x, तो एक्चुअल आउटपुट आ गया। अब स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए, तो स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होता है सर, स्टैंडर्ड आउटपुट होता है एक्चुअल इनपुट का 90%, तो अकॉर्डिंगली एक्चुअल इनपुट का 90%, याद नहीं करना है, इतना सा ध्यान रखना, स्टैंडर्ड इनपुट एक्चुअल आउटपुट से आता है, और आपके लिए स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल इनपुट से आएगा, मतलब कि यहां स्टैंडर्ड है, यहां एक्चुअल है, इनपुट इनपुट आउटपुट एंड आउटपुट। अगर आपको स्टैंडर्ड इनपुट चाहिए तो भैया मदद लीजिए आउटपुट का, स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए तो मदद लीजिए इनपुट का, दैट्स इट, क्लियर है, आओ जी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमारा जो भी हमारे पास यहां पर स्टैंडर्ड टोटल स्टैंडर्ड सॉरी एक्चुअल इनपुट हमारे पास आ चुका था 70 प्लस 0.8x, तो उसकी मदद से हमने स्टैंडर्ड आउटपुट निकाला।
स्टैंडर्ड आउटपुट आ गया, एक्चुअल आउटपुट आ गया, हमारे को स्टैंडर्ड कॉस्ट चाहिए थी। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आती है सर? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट में एक्चुअल आउटपुट का डिवाइड लगाते हो, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, उसमें डिवाइड लगाया। अब मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला की मदद ली तो एक्स की वैल्यू आ गई, और एक्स की वैल्यू आने के बाद तो इस क्वेश्चन में फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तो अकॉर्डिंगली हमने इसको सारी चीजें सॉल्व करी, रीड्राफ्ट किया मैंने आपके लिए पूरी की पूरी टेबल को वापस से, तो आपका काम हो गया। क्लियर है? डन सर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है आप लोगों का समाप्त। आई होप इस क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल अच्छे से जस्टिफाई किया है। दोस्तों अब हम लोग इसके बाद में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेकिन लेबर कॉस्ट वेरिएंस को स्टार्ट करने से पहले मैं 1 सेकंड का लेता हूं आप लोगों के साथ ब्रेक, देन फिर मैं आप लोगों के साथ वापस से कनेक्ट करूंगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस गाइस, तो चलिए अब हम लोग हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस को देखते हैं। दोस्तों लेबर कॉस्ट वेरिएंस है ना, बेसिकली आपको बहुत ज्यादा नहीं समझाऊंगा अब मैं। अब ज्यादा इसलिए नहीं समझाऊंगा क्योंकि जितना हमने अभी मटेरियल में सीखा है ना, सेम उसी कॉन्सेप्ट को आगे में एक्सटेंड करते हुए आप लोगों के साथ इसके ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं। लिखने का कुछ है नहीं, आपको पता है ऑलरेडी कि नोट्स में सब कुछ ऑलरेडी डिफाइंड है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में एक जनरल पॉइंट्स में आपको बताया था कि हम कभी भी कॉस्ट से रिलेटेड कोई भी वेरिएंस निकालेंगे तो उसका एक जनरल फॉर्मूला रहेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब ऑब्वियसली अगर मैं लेबर कॉस्ट का वेरिएंस निकालूंगा तो मैं क्या कहूंगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर। क्लियर है? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर में से एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर हमें लेस करना है। अब पॉइंट आता है सर स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर कैसे आएगा? अब जैसे हमने मटेरियल में किया था, मटेरियल में कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है सर? क्वांटिटी को जब आप अपनी स्टैंडर्ड प्राइस मतलब प्राइस से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ जाता है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय आप प्राइस करते हो तो आपके पास मटेरियल की कॉस्ट आती है। क्लियर है? लेकिन लेबर के केस में कोई क्वांटिटी तो होती नहीं है, तो लेबर के केस में क्या होता है सर? लेबर के केस में आर्स होते हैं। आर्स को अब आप मल्टीप्लाई करोगे रेट से। सर वहां प्राइस यहां रेट, ऑल्दो दोनों की बात एक ही होती है, बट प्राइस में हम लोग मटेरियल के लिए प्राइस को रेफर कर रहे हैं और रेट का मतलब हो गया हमारे आर्ली रेट से। बाकी दोनों सेम है, इसमें घबराने की बात नहीं है। तो अकॉर्डिंगली अगर मुझे स्टैंडर्ड कॉस्ट चाहिएगा तो मुझे आर्स कौन से चाहिए सर? स्टैंडर्ड आर्स। और मल्टीप्लाई रेट करूंगा तो किससे करूंगा सर? स्टैंडर्ड रेट से। क्लियर है? तो इसका मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर कैसे आ जाएगी? स्टैंडर्ड आर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। अब ये स्टैंडर्ड रेट जो है ये तो आपको हमेशा क्वेश्चन में दी रहेगी, लेकिन बात करें स्टैंडर्ड आवर्स की तो कई बार क्या होता है आपको यहां पर क्वेश्चन पता है क्या देगा? आपको बजटेड आवर्स दे सकता है या स्टैंडर्ड आवर्स करके दे सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आवर्स है ना वो बेसिकली स्टैंडर्ड आवर्स नहीं है, वो वहां पर जो स्टैंडर्ड आवर्स दिए हैं वो फॉर द स्टैंडर्ड आउटपुट है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको सपोज से क्वेश्चन कहता है स्टैंडर्ड आवर्स 2000 एंड स्टैंडर्ड आउटपुट आपको क्वेश्चन ने दे दिया लेट्स से आपका 4000 और कहता है एक्चुअल की बात, ये तो स्टैंडर्ड का डेटा हो गया और यहां एक्चुअल का डेटा, ये मैं इसको आर्स मान लेता हूं और इसको आउटपुट। ठीक है, तो यहां एक्चुअल के अंदर बात करें तो एक्चुअल में इन्होंने दे दिया लेट्स से 2200 आवर्स और यहां पर इन्होंने कह दिया हमने यूनिट्स जो बनाई है वो यूनिट्स बनाई है से 4200। अब ध्यान से सुनना है, आपको क्वेश्चन में अगर इस तरीके से डेटा दे देना तो आपको ये नहीं मानना है कि आपको ये 2000 वाले आवर्स यहां यूज कर रहे हैं, नहीं, ये यहां पर ये 2000 आवर्स नहीं होगा। अगर कल को क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का स्टैंडर्ड के नाम पर डेटा दिया हुआ है स्टैंडर्ड आउटपुट बोल के, तो बेसिकली स्टैंडर्ड डेटा नहीं है, वो डेटा है आप लोगों के लिए बजटेड डेटा। और आपको मैं ऑलरेडी बार बार बोल चुका हूं स्टैंडर्ड इज ऑलवेज फॉर एक्चुअल, ये लाइन आपको याद ही हो जानी चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड इज ऑलवेज फॉर एक्चुअल। अब आप यहां पर अगर देखोगे तो आपको क्या कह रहा है कि 2000 आवर्स आपके लगेंगे जब आप 4000 यूनिट्स बनाओगे तो क्या मेरा 2000 आवर्स लग रहे हैं 4000 यूनिट्स बनाओगे तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि मेरे को एक यूनिट को बनाने में 0.5 आवर्स लगेंगे? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? आंसर है यस। अब मुझे पता है कि भैया आपके लिए स्टैंडर्ड इज ऑलवेज फॉर एक्चुअल होता है और एक्चुअल डेटा क्या है सर? एक्चुअल डेटा आपके पास है, एक्चुअल यूनिट्स आप कितनी बना रहे हो सर? 4200। तो अकॉर्डिंगली आपका 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4200 होगा, तो आपके लिए स्टैंडर्ड आवर्स जो आएंगे वो आएंगे 2100। तो आपको यहां 2000 यूज नहीं करना है, आपको 2100 यूज करना है। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान देंगे। इस जगह पर बच्चा जल्दबाजी में गलती कर बैठता है कि अरे वाह
स्टैंडर्ड आवर्स क्वेश्चन ने दे दिए, एक्चुअल आवर्स क्वेश्चन ने दे दिए, सब कुछ तो दे रखा है, हमारे को तो कुछ करना ही नहीं है। तो इस जगह पर आप लोगों से ये मिस्टेक मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। मैंने नोट्स में इस बात को 2 बार लिखा है, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। कई बार आपको जो डेटा है ना, वो डेटा आवर्स की जगह डेज में भी दे देता है कि भैया हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं वो डे वाइज कर रहे हैं, मतलब आर्ली रेट नहीं है हमारे यहाँ पर, डे वाइज पेमेंट है कि भैया आप 2 दिन आएंगे तो 2 दिन के पैसे लोगे। वीकली भी पेमेंट हो सकता है कि आप इतने वीक आओगे, तो उस केस में आप स्टैंडर्ड आवर्स की जगह स्टैंडर्ड डेज या स्टैंडर्ड वीक अकॉर्डिंगली ले लेंगे। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात, अब पॉइंट आता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस आपने निकाल दिया सर। अब लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जैसे मटेरियल में आपने कहा था कि मटेरियल की कॉस्ट को चेंज होने के पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट इज चेंज ऑफ क्वांटिटी, सेकंड इज चेंज ऑफ प्राइस। क्वांटिटी को मैंने यूजेज वेरिएंस कहा था, प्राइस को मैंने प्राइस वेरिएंस कहा था। तो क्या सर लेबर में भी इसी तरीके से कोई 2 वेरिएंस होंगे, यूजेज और प्राइस? आंसर है नो। यहां 2 नहीं, यहां उनके लेबर कॉस्ट वेरिएंस के 3 सब पार्ट होंगे। सर 3 कैसे? दोस्तों यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअल कॉस्ट जो होती है वो होती है दोस्तों एक्चुअल आवर्स पेड। अब दोस्तों आपको एक्चुअल के केस के अंदर आपको 2 टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगी, एक एक्चुअल आवर्स पेड और एक एक्चुअल आवर्स वर्क्ड। सर ये क्या झमेला है दोस्तों? कई बार क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके पास टोटल आपने पेमेंट आपको करना है 2000 आवर्स का। आपके हुआ क्या, मशीन ब्रेकडाउन हो गया या पावर कट हो गया, जिसके कारण से 60 आवर्स काम ही नहीं हो पाया। अब भाई साहब मुझे एक चीज बताओ, पावर कट के अंदर आपके लेबर की कहां मिस्टेक है? आंसर है नो। लेबर कहेगा सर हमने काम करने के लिए थोड़ी मना किया है, हमने तो काम करने के लिए मना किया ही नहीं है, पावर कट की जिम्मेदारी आप लोगे। सर यू आर द मैनेजरियल पर्सन, तो आप जिम्मेदारी लोगे, हम उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो हम तो पेमेंट पूरा का पूरा 2000 का 2000 लेंगे, चाहे काम हमने 1940 आवर्स ही किया हो। तो दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, दिस इज योर एक्चुअल आवर्स पेड, मतलब कि 2000 आवर्स जिसके लिए आपको पेमेंट मिला है। 1940 इज योर एक्चुअल आवर्स वर्क्ड, दैट मींस जितने टाइम आपने काम किया है। और ये जो 60 आवर्स है इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे आइडियल टाइम। क्या बोलेंगे दोस्तों? आइडियल टाइम। दैट मींस, अब मुझे एक चीज बताओ, आइडियल टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन का आइडियल टाइम जो रहेगा वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल एस्पेक्ट है कि एडवर्स एस्पेक्ट है? मतलब आप खुद सोच के देखो, आज अगर मैं मेरे यहां का एग्जांपल लेता हूं, सपोज से मेरे ऑफिस का टाइमिंग है लेट्स से 10 to 6। अब यहां पर क्या हुआ, हमारे पूरे जितने भी जो भी हमारे यहाँ के स्टाफ है वो आ गया भैया 10 to 6 के हिसाब से 10 o'clock पर आ गए, लेकिन यहां पर पता चलता है कि 10 to 1 जो है वो पावर कट है। अब इसमें हमारे स्टाफ की कोई गलती? आंसर है नो। क्या इसमें कोई काम होगा? आंसर है नो। क्या मुझे पे करना पड़ेगा? आंसर है यस। मतलब काम नहीं होगा बट पेमेंट फिर भी होगा। तो मुझे इससे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? ऑब्वियस सी बात है सर, आपको इसका नुकसान हुआ है। मतलब बीइंग एन ऑनर ऑफ लाटा प्रोफेशनल एकेडमी, अगर मुझे किसी काम के लिए पेमेंट करना पड़ रहा है बट इन दैट केस आपके लिए किसी भी तरह का कोई भी काम उस दौरान हुआ ही नहीं, मतलब काम तो हुआ नहीं बट पेमेंट फिर भी जा रहा है, तो ऐसे केस में वो मेरे लिए क्या होगा? एडवर्स। तो इसलिए इस चीज ध्यान रखिएगा, आइडियल टाइम वेरिएंस ऑलवेज एडवर्स आएगा। कल को अगर क्वेश्चन में आइडियल टाइम वेरिएंस दे दिया है और आपको ये नहीं दिया कि एडवर्स है कि फेवरेबल है, तो आप कल को उठ करके इन्विजिलेटर से मत पूछ लेना सर क्वेश्चन में गलती है, इन्होंने बताया नहीं कि एडवर्स है कि फेवरेबल है, ऐसे मत कर लेना। आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि आइडियल टाइम वेरिएंस विल ऑलवेज बी एडवर्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडवर्स होगा। क्लियर है? आप ध्यान से सुनना है। आपको यहां पर आइडियल आवर्स आ गए। अब आइडियल आवर्स कैसे है सर? आइडियल आवर्स आए आपके लिए एक्चुअल आवर्स वर्क्ड माइनस एक्चुअल आवर्स पेड। सर आपने एक्चुअल आवर्स वर्क्ड माइनस पेड क्यों किया, पेड माइनस वर्क्ड क्यों नहीं किया? मैंने कहा भाई मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहां पर 1940 माइनस 2000 करूंगा तभी तो मेरे लिए ये माइनस का 60 आवर्स आएगा, तभी तो ये माइनस का 60 आवर्स आएगा। और आपको यहां पर अगेन वही सिनेरियो यहां पर भी रहेगा। रीजन आपके लिए 2 ही हैं। 2 का कैसे हैं? एक आपके लिए रेट का वेरिएंस है और एक जो है वो आर्स। में आपको समझाने के हिसाब से आर्स बोल रहा हूं बट यहां पर 3 कारण रहेंगे। अब आर्स से लिंक जो रहेगा वो 2 रहेंगे, एक जो कि एफिशिएंसी के कारण से है और एक जो कि आइडियल टाइम वेरिएंस। आईटी का मतलब इनकम टैक्स नहीं है, आईटी का मतलब आइडियल टाइम। तो यहां पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान से सुनो,
अगर मुझे मेरे वर्कर का एफिशिएंसी चेक करना है तो वो मैं एफिशिएंसी, मुझे इतना तो पता है स्टैंडर्ड आवर्स कि भैया इतने आवर्स में ये काम हो जाना चाहिए। अब आपने कितने समय में किया, तो कितने समय में किया तो एक्चुअल आवर्स वर्कड लूं कि पेड लूं? आप मुझे सोच के बताओ। कोई भी काम आपको कर देना चाहिए था 1800 आवर्स में, आपको बेशक पेमेंट हुआ है 2000 आवर्स का, बट आपने काम किया है 1940 आवर्स। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे एफिशिएंसी चेक करनी है कि एक वर्कर ने एफिशिएंटली काम किया है कि नहीं किया, तो इस 1800 दैट मींस कितने आवर्स में काम हो जाना चाहिए को मैं कंपेयर 2000 से करूं या 1940 से? ऑब्वियस सी बात है, आप कहेंगे सर अगर आपको किसी की एफिशिएंसी चेक करनी है, आज आप सोच के देखो, मैंने कहा भाई सपोज से काजोल मेरी स्टूडेंट है, अजय देवगन वाली, वो भी सीएमए कर रही है, रिसेशन का जमाना है ना तो कुछ भी कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि सर मैं भी सीएमए करना चाहती हूँ, आपकी क्लास लेना चाहती हूँ, ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा बिल्कुल आप सर, लेकिन मेरे पास ना केवल 2 मंथ्स का ही समय बचा है और 2 मंथ्स में मेरे को आपकी क्लासेस कंप्लीट करनी है। तो 2 मंथ्स का मतलब हो गया सर 60 डेज। सर आपके नंबर ऑफ लेक्चर जो ड्यूरेशन है वो है सर अराउंड 200 आवर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया सर 60 डेज के अंदर मेरे को 200 आवर्स का कोर्स कंप्लीट करना है, जिसमें रिवीजन भी आएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, मैं उनको क्या कहूंगा कि देखो आपको ना मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 डेज के अंदर आपको क्लासेस कंप्लीट करनी है, क्योंकि अब इतना ही समय बचा है। अब मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि समय आपके पास कम बचा है तो 10 दिन में कर लो, ऐसा तो बोल नहीं सकता। तो मैंने कहा 40 दिन में आप क्लासेस कंप्लीट कर लो, 20 दिन में आप रिवीजन कर लेना। अब 40 दिन में 200 घंटे की क्लास करनी है, इसका मतलब हर दिन 5 आवर्स की क्लास काजोल मैडम को करनी होगी। अब मैं तो ये कह रहा हूं कि करनी चाहिए 5 आवर्स। अब वो कहते हैं कि सर देखो ना मैं फिल्म के अंदर काम भी करती हूँ, छोटा मोटा काम मिलता रहता है, तो मेरे पास जो समय है ना सर, वो मेरे पास समय मॉर्निंग में 7 to 10 का है एंड इवनिंग में 7 to 9 का है। मतलब सर घर पे आने के बाद ना खाना वगैरह भी बनाना पड़ता है, बड़ा रिसेशन का जमाना है ना। तो 7 to 10 मतलब कि 3 आवर्स, 7 to 9 दैट मींस 2 आवर्स, मतलब उनके पास कट टू कट 5 आवर्स पर डे है। अब सपोज से भाई साहब अजय देवगन साहब ने बिल नहीं चुकाया और रात्रि काल 7 से 9 बजे के जो समय है उस समय उनके वहां पर पावर कट हो। अब पावर कट हो गया तो इस केस के अंदर उन्होंने इस 2 आवर्स के अंदर कोई भी लेक्चर नहीं लिखा। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें काजोल की गलती है क्या? नहीं। तो एफिशिएंसी चेक करूं, अब मैं ऐसे बोलूं कि आपने यार 5 आवर्स के लिए मैंने आपको बोला था लेकिन आपने तो 3 आवर्स की क्लास देखी है, इसका मतलब आप 60% ही एफिशिएंट हो, ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या? आंसर है नो। क्यों? रीजन इसके पीछे क्या है? क्योंकि इसमें उनका कोई भी मिस्टेक नहीं है, इसमें उनका कोई मिस्टेक नहीं है, ये आइडियल टाइम के कारण से हुआ है। तो इसमें उनकी एफिशिएंसी को जज नहीं किया जा सकता। वो डेली 5 आवर्स की पूरी क्लास ले रही है, कट टू कट ले रही है, लेकिन इस समय पावर कट है तो वो कुछ कर ही नहीं सकती। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग जब भी एफिशिएंसी चेक करने की बात करेंगे तो हमेशा हमारा डिस्कशन होगा दिस एंड दिस, कि जितने आवर्स आपने काम किया और जितने आवर्स में आपको काम कर लेना चाहिए था। तो इसका मतलब आपका एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड, और यहां एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस एक्चुअल आवर्स पेड। अगेन आवर्स है तो प्रोडक्शन मैनेजर डिपेंड के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, और प्रोडक्शन मैनेजर के पास तो वही रटाया सवाल है, तो स्टैंडर्ड रेट आपके पास से मल्टीप्लाई। रेट की बात करें तो अगेन स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। अब स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट आप करेंगे तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, अगेन इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा सर आपका पर्सनल मैनेजर, दैट मींस एचआर, टीम एचआर जो अपॉइंट करती है। और एचआर का काम क्या है? जितने भी आवर्स का आप पेमेंट कर रहे हो पूरे के पूरे आवर्स आपको एफिशिएंटली पे करने हैं, तो यहां पर आएगा एक्चुअल आवर्स पेड। ध्यान रखना है वर्कड नहीं आएगा, पेड आएगा। क्यों? क्योंकि रेट वेरिएंस किस पे निकलेगा? जितने भी आवर्स का पेमेंट किया है उस पर। तो इसलिए इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली ये तो मैंने आपको बताने समझाने के लिए बोला था कि यहां पर इसको आवर्स के अंदर डिफाइन होगा, बट मैं आपको बता दूं आपके लिए इसके रेशियोज रहेंगे 3, सॉरी वेरिएंस रहेंगे 3, एक रेट वेरिएंस, एक एफिशिएंसी वेरिएंस एंड एक आइडियल टाइम। क्लियर? तो इस तरीके से 3 रीजन रहेंगे लेबर कॉस्ट में वेरिएंस आने के। पहला, आपने रेट में नेगोशिएशन प्रॉपर्ली नहीं किया आपके लेबर के साथ। दूसरा, आप
एफिशिएंटली काम नहीं किया, और तीसरा आइडल टाइम। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, कई बार ना क्वेश्चन आपको ये कह देता है कि आइडल टाइम वेरिएंस हमारा स्टाफ 10 to 6 के लिए आता है, बट 11 o'clock से 11:10 तक 10 मिनट्स का वो ब्रेक लेते हैं, टी ब्रेक। 1 o'clock से 1:30 तक वो लेते हैं लंच ब्रेक, और फिर वो 4 o'clock से 4:10 लेते हैं अगेन 10 मिनट्स का टी ब्रेक। मतलब मोटा मोटी 30 मिनट्स का लंच, 10 मिनट्स का टी, 10 मिनट्स का टी, तो ऐसे करके टोटल 50 मिनट्स का वो क्या लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। अब एक्चुअल में पेमेंट कितने समय का हो रहा है सर? 10 to 6, दैट मीन्स पूरे के पूरे 8 आवर्स का। लेकिन एक्चुअल आवर्स वर्क पेड क्या है सर? 8 आवर्स। एक्चुअल आवर्स वर्कड क्या है? अब आप कहेंगे सर एक्चुअल आवर्स वर्कड इज 7 hours 10 minutes। 7 hours 10 minutes एक्चुअल आवर्स वर्क तो यही है। अब यहां पे लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, क्या आपको इस चीज का ध्यान रखना है ये कि जब भी आप स्टैंडर्ड कैलकुलेट कर रहे होते हो तो स्टैंडर्ड में आपने जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, दैट मींस एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या हुआ, जो कि आपको ऑलरेडी पता था कि इस समय पर कोई भी काम नहीं होगा, तो वो आपके स्टैंडर्ड आवर्स की कैलकुलेशन में ऑलरेडी उसको कंसीडर करके ही किया है। मतलब हमने कंसीडर करते हुए ही स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट किए हैं। या मैं यूं कहूं, अगर क्वेश्चन ने आपको नॉर्मल आइडल टाइम बोला है, या क्वेश्चन एक टर्मिनोलॉजी बोलता है कि दैट आइडल टाइम इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन स्टैंडर्ड आवर्स फॉर प्रोडक्शन, या आपको ऐसा बोल देता है कि आइडल टाइम इज एज पर एक्सपेक्टेशन, तो ऐसे केस में आइडल टाइम वेरिएंस विल बी 0। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, वापस से सुन लो। अगर कोई भी ऐसा समय जो कि आपको ऑलरेडी पहले ही पता था, ऑलरेडी आपको पता था कि भैया इस समय कोई भी काम नहीं होने वाला है, तो आप उसको एज ए आइडियल टाइम वेरिएंस कंसीडर नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन घूम सकता है। तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि आइडल टाइम वेरिएंस का मतलब रहेगा आपके ओनली एबनॉर्मल आइडल टाइम, जैसे कि मशीन का ब्रेकडाउन हो जाना, जैसे कि लेबर का स्ट्राइक पे चला जाना, या पावर कट हो जाना। इस तरह से जो चीजें प्री प्लान्ड नहीं होती हैं और अचानक से होती हैं और जिनके कारण से आपका काम रुकता है, वो आपके लिए आइडल टाइम वेरिएंस में कवर होगा। आई होप आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है। आई होप वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। अगेन अब आपको बताना चाहूंगा, अगेन अब एफिशिएंसी के पीछे के भी 2 रीजन रहेंगे। एक जिसे हम लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस बोलेंगे या लेबर यील्ड वेरिएंस बोलेंगे, ऑलरेडी बता चुका हूं, सेम लाइक जैसे मटेरियल है। और एक आपका लेबर मिक्स वेरिएंस, जिसे कई बार क्वेश्चन गैंग वेरिएंस के नाम से भी पूछ लेता है। ध्यान रखिएगा, कल को आप ये मत सोचना अरे आशुतोष सर ने तो गैंग वेरिएंस नाम से कुछ पढ़ाया नहीं था, आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ गया, सर ने तो कुछ कराया नहीं था इस तरह का कुछ। तो इस चीज का ध्यान रखना है। लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस में डिफरेंस तो आपको पता है। अगर मैं ये बोलता हूं कि 10 आवर्स मेरे खराब हो गए तो वो सब एफिशिएंसी वेरिएंस है, और अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरे इतने आवर्स खराब हो गए जिसमें मैं 5 यूनिट्स बना देता, तो वो मेरे लिए लेबर यील्ड वेरिएंस हो जाएगा। अगेन लेबर यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला सेम रहेगा, दैट मींस आपका एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर केजी या पर यूनिट। और सब एफिशिएंसी का फॉर्मूला अगेन वही रहेगा, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। ध्यान रखना, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब रहेगा एक्चुअल आवर्स वर्कड इन स्टैंडर्ड रेशियो, मतलब आपने कितने समय काम किया। क्योंकि आप ये सिंपली ये देखो कि हम किसका सब पार्ट कर रहे हैं, सब एफिशिएंसी का, सॉरी एफिशिएंसी का। तो स्टैंडर्ड आवर्स यहां आएगा, स्टैंडर्ड आवर्स यहां आएगा, माइनस का एक्चुअल आवर्स वर्कड यहां आएगा। और आप कर किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक्चुअल आवर्स वर्कड को, इसलिए स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, यहां माइनस तो यहां प्लस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। आपको पता है रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब हो गया एक्चुअल आवर्स वर्क इन स्टैंडर्ड रेशियो, और एक्चुअल आवर्स वर्क जो है वो एक्चुअल रेशियो में, दैट्स व्हाई वो आपके लिए गैंग वेरिएंस रहेगा। आई होप क्लियर है। इसी के साथ आप लोगों के लेबर कॉस्ट वेरिएंस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मेरे ऑलरेडी डिस्कस हैं। एक छोटा सा पॉइंट जो भी रहेगा अभी हम लोग नोट्स के साथ भी जो है वापस से रीडिस्कस कर लेंगे। बाकी की सारी चीजें आपको जैसे अभी हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इजीली समझ में आ ही जाएगा। तो आइए दोस्तों फटाफट से आप लोग अपना एससीएम का सार बुक जो आपके पास है वो निकाल लेंगे।
अगर आप लोग YouTube पर सेशन देख रहे हैं, क्लास नहीं लिया है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा SCM का सार बुक ऑलरेडी हम लोगों ने केवल और केवल प्रिंटिंग कॉस्ट एंड कुरियर कॉस्ट पर आप लोगों के साथ ले रहे हैं, विदाउट एनी प्रॉफिट, जीरो प्रॉफिट के ऊपर है। वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, इस पर आप जाकर के चेकआउट करेंगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि यार 250-300 पेजेस की मल्टी कलर्ड बुक विद कुरियर किस रेट में हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं सर आप तो 10 या 20 रुपए कमा रहे हो सर इससे, तो मैं आपको बता दूं, इस 10 या 20 रुपए से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, उसकी तो इतना तो अपना ग्रीन टी का खर्चा। आओ जी, आइए दोस्तों फटाफट से अब हम लोग देखते हैं आपके एससीएम का साथ, फटाफट से देखेंगे आप लोगों के लेबर कॉस्ट वेरिएंस को। जो मैंने बोला वो यहां लिखा है, जो मैंने नहीं बोला वो भी यहां पर लिखा है, तो इसका मतलब आपको ऐसा नहीं सोचना है अरे सर ने कुछ बोला था वो मिस हो गया तो लिख लेना चाहिए था। डोंट वरी, मैंने बोला 90% ही है, लिखा 100% है, तो 10% एक्स्ट्रा ही मिलेगा यहां पर, तो आपको घबराने का लोड नहीं है। अमाउंट पेड टू एम्प्लॉइज फॉर देयर लेबर वर्क इज जनरली नोन एज एम्प्लॉय और लेबर कॉस्ट। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लोग इंटर ग्रुप 1 कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ के आ चुके हैं, वहां पर भी लेबर का मतलब क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है। मैं आपको बता दूं, वैसे लेबर कॉस्ट वेरिएंस इंटर ग्रुप 1 में भी है, मतलब लेबर मटेरियल और लेबर कॉस्ट वेरिएंस एक ऐसी वेरिएंसेस हैं जो कि इंटर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 तीनों में है, मतलब फाइनल के ग्रुप 3 में भी। तो अमाउंट जो भी आप एम्प्लॉय को या वर्कर को दे रहे हैं वो आपके लिए क्या कहलाता है, एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट कहलाता है। एज वी ऑल नोज, वेरिएंस मींस डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। जैसा कि हमको पता है ऑलरेडी कि जो भी वेरिएंस है उसका मतलब क्या रहेगा, आपका स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस। सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का मतलब क्या रहेगा, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट एंड एक्चुअल लेबर कॉस्ट। सिंपल है। अब लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट का मतलब हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, और एक्चुअल कॉस्ट का मतलब हो जाएगा एक्चुअल आवर्स पेड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। ऑब्वियस बात है, लेबर की एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी, जितने भी आवर्स का हमने पेमेंट किया है लेबर का, वो आगे चलेगा। एसएच मतलब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड रेट दैट मीन स्टैंडर्ड आवर्ली वेज रेट, एएचपी मतलब एक्चुअल आवर्स पेड, और एआर मतलब एक्चुअल आवर्ली वेज रेट। डन, आगे चलिए। If question gives data for days or week, then we take standard days or standard week, and rate will also be taken accordingly day wise or week wise. ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि अगर कल को आपको कोई भी क्वेश्चन ये दिया हुआ है करके कि दैट स्टैंडर्ड आपके वर्किंग आवर्स जो है वो आवर्स में ना दे करके वर्किंग डेज दे दे, तो आपको डेज लेना है, वर्किंग वीक्स दे दे तो वर्किंग वीक्स लेना है, और स्टैंडर्ड रेट भी अकॉर्डिंगली डेज लिया है तो डेज की रेट, और वीक लिया है तो वीकली रेट। अब स्टैंडर्ड आवर्स कैसे आता है सर, स्टैंडर्ड लेबर आवर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट। मैंने अभी बताया था ना, कई बार क्वेश्चन आपको ऐसा करके डेटा देगा कि भैया स्टैंडर्ड आवर्स करके दे दिया और आप उसी को उठा लोगे, जबकि वो वैसा नहीं उठेगा। आपको स्टैंडर्ड लेबर आवर्स में डिवाइड लगाना है स्टैंडर्ड आउटपुट का और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल आउटपुट से, तो आपके पास आएगा, या स्टैंडर्ड लेबर आवर्स पर यूनिट अगर आपके पास है तो उसको एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दो तो स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएगा। समटाइम क्वेश्चन गिव्स टोटल स्टैंडर्ड आवर्स। एक चीज ध्यान रखना, कई बार पता है क्वेश्चन क्या करता है, हमारे पास ना 3 तरीके के वर्कर हैं, लेट्स से आपके स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। आपको यहां पर हर एक का कितने कितने आवर्स काम किए ये नहीं दिया, उन्होंने इतना सा बता दिया कि हमारे पास टोटल 30 स्किल्ड वर्कर है, 12 हमारे पास अनस्किल्ड वर्कर हैं और 8 हमारे पास स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, ऐसे करके हमको टोटल 50 लोगों की टीम दे दी। और इन्होंने ये कहा कि ये सारे मिलकर के 2000 आवर्स काम करते हैं, तो आप लोगों को इतना सा ध्यान रखना है, अगर वो 2000 आवर्स काम करते हैं और 30, 12 एंड 8 आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इस 2000 को 30:12:8 के रेशियो में बांट लेना है, तो अकॉर्डिंगली आपका काम हो जाएगा। तो समटाइम क्वेश्चन गिव्स स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ए टीम, देन वी विल कैलकुलेट इट फॉर ईच टाइप ऑफ वर्कर, स्किल्ड सेमी स्किल्ड का इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वर्कर के रेशियो में हम लोग बांट लेंगे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन गिव्स एक्चुअल वर्किंग आवर्स इन ए डे और वीक और मंथ, देन टू नो एक्चुअल आवर्स फॉर ईच टाइप ऑफ वर्कर वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद नंबर ऑफ वर्कर। कई बार क्या होता है ना, आपको यहां से रादर कि भैया कितने घंटे काम किए ये नहीं दिया, लेकिन इन्होंने ये दिया कि कोई भी टीम एक पूरे वीक में 40 घंटे काम करती है। कितने घंटे काम करती है, मतलब कोई भी वर्कर 40 आवर्स काम करता है एक वीक में, तो एक वीक में 40 आवर्स काम होता है, तो ये तो एक वर्कर करेगा। अगर आपके पास स्किल्ड वर्कर 30 हैं तो आपके लिए स्किल्ड वर्कर के आवर्स हो जाएंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 30। तो अकॉर्डिंगली आपके लिए ध्यान रखना है कि अगर कल को ऐसे कोई डेटा दिया हुआ है
तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इस तरीके से आपको डील करना है। ठीक है, क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं हम लोग। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज बिलो। आपको पता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैलकुलेट होता है लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू आर्स मल्टीप्लाई बाय रेट। आर्स को आप रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास लेबर कॉस्ट आ जाएगी। लाइक मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, डिफरेंस इन लेबर कॉस्ट ऑल्सो आइदर ड्यू टू डिफरेंस इन एक्चुअल लेबर रेट फ्रॉम स्टैंडर्ड रेट और डिफरेंस इन नंबर ऑफ आवर्स वर्क फ्रॉम स्टैंडर्ड आवर्स। और आपका यह डिफरेंस रहेगा इन नंबर ऑफ आवर्स। नंबर ऑफ आवर्स वर्कड नहीं बोलूंगा, इस वर्कड को आप लोग काट दीजिएगा, मैं इसको नंबर ऑफ आवर्स वर्कड नहीं बोलूंगा। डिफरेंस इन नंबर ऑफ आवर्स, उसमें हल्का सा करेक्शन करेंगे, नंबर ऑफ आवर्स वर्कड नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर वर्कड और आपके स्टैंडर्ड आवर्स का गैप ले लूंगा तो इसका मतलब तो फिर मैं ये कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं आइडल टाइम वेरिएंस को। तो यहां पर लेंगे डिफरेंस इन नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स, इसको आप लिखेंगे रादर एक्चुअल आवर्स फ्रॉम स्टैंडर्ड आवर्स। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स फ्रॉम स्टैंडर्ड आवर्स, ऐसा करके आप लोग करेक्शन कर लेंगे बुक में, तो ये हो जाएगा। सो वी कैन से लेबर कॉस्ट वेरिएंस विल अराइज ड्यू टू चेंज इन रेट और चेंज इन आवर्स एफिशिएंसी। लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, नेमली क्या है 3 पार्ट्स? रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस और आइडल टाइम वेरिएंस। देन आगे बढ़िए। लेबर रेट वेरिएंस के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, कितने रुपए की रेट से आपने पे किया और कितने एक्चुअल में रुपए होने चाहिए। तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट जो रहेगा वो, और ये आप किस पर लेंगे? क्योंकि आपने रेट वेरिएंस ले रहे हो, रेट हमेशा पेमेंट कितना किया उसके ऊपर मैटर करता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक्चुअल पेमेंट आवर्स लेंगे, ना कि वर्किंग आवर्स, क्योंकि पेमेंट आपने रेट के ऊपर किया होगा। तो लेबर रेट वेरिएंस अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन एक्चुअल रेट पेड एंड स्टैंडर्ड रेट। दिस वेरिएंस इज वेरी सिमिलर टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फॉर लेबर कॉस्ट वेरिएंस पर्सनल मैनेजर विल बी रेस्पॉन्सिबल, तो इसके लिए पर्सनल मैनेजर दैट मींस एचआर रेस्पॉन्सिबल होगा। लेबर रेट वेरिएंस इज कैलकुलेटेड एज बिलो, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस इस तरीके से रहेगा। लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल पेमेंट आवर्स। तो एक्चुअल पेमेंट आवर्स आप ले लेंगे स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट से। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, आपको एफिशिएंसी चेकआउट करनी है, तो एफिशिएंसी का मतलब रहेगा स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स वर्कड से कंपैरिजन। आगे बढ़िए। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज दैट पोर्शन ऑफ लेबर कॉस्ट वेरिएंस व्हिच अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल आवर्स वर्कड। ध्यान से रखिए, मैंने वर्कड को रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है, दैट मींस इस जगह पर गलती नहीं चाहिए मुझे। टू अचीव एक्चुअल आउटपुट दिस वेरिएंस विल रिफ्लेक्ट एफिशिएंसी ऑफ वर्कर बाय वर्क बाय वर्कर। एफिशिएंसी वेरिएंस मे अराइज ड्यू टू एबिलिटी, हो सकता है कि इनएप्रोप्रिएट वर्कर हो, इनएफिशिएंसी के कारण से हो, प्रोडक्शन मैनेजर की, या किसी भी रीजन से। रीजन आपसे कोई नहीं पूछने वाला है कि एफिशिएंसी वेरिएंस का क्या रीजन रहा, लेकिन इतना पता है कि प्रोडक्शन मैनेजर रेस्पॉन्सिबल होगा। तो दिस वेरिएंस इज आल्सो नोन एज लेबर टाइम वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस एंड यूजेज वेरिएंस, इस नामों से भी ये पूछा जा सकता है। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर। आइडल टाइम वेरिएंस के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, एक्चुअल आवर्स वर्क और पेड में अगर डिफरेंस है और ये डिफरेंस ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन है तो आइडल टाइम वेरिएंस आएगा। तो लेबर आइडल टाइम वेरिएंस इज कैलकुलेटेड फॉर द आइडल आवर्स, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आवर्स पेड एंड एक्चुअल आवर्स वर्क। दिस वेरिएंस अराइज ड्यू टू आइडल टाइम व्हिच इज पॉसिबल ड्यू टू मेनी रीजंस, लाइक मशीन ब्रेकडाउन से भी हो सकता है, पावर कट से भी हो सकता है, एक्सेट्रा। सो इन दैट केस देयर इज नो डिफॉल्ट ऑफ वर्कर, तो इसमें वर्कर का क्या डिफॉल्ट है? So he will be paid for idle time also. This is loss to the organization. Hence, labor idle time variance will always result into adverse variance. इस चीज का ध्यान रखेंगे। कई बार आपको क्वेश्चन आइडल टाइम डायरेक्टली दे देता है और कई बार एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स पेड करके आप लोग निकाल लेंगे। यहां पर एक छोटा सा नोट आप लोग लिख लेंगे, यहां पर मैंने लिख करके नहीं दिया है, बट यहां पर एक छोटा सा नोट आप लोग लिख लेंगे। क्या? इफ आइडल टाइम if idle time is included in standard hours for production for actual production, that is idle hours
that is idle hours are as per expectation, then there will be no idle time variance. तो आपका किसी भी तरह का कोई भी आइडल टाइम वेरिएंस नहीं होगा। डन है क्या भैया? अगर कल को आपको कोई लंच ब्रेक का डिटेल दे दे, आपको कोई कह दे कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन के अंदर मेंशन्ड है या एज पर एक्सपेक्टेशंस है, तो ऐसे केस में उसको आपको आइडल टाइम मानते हुए नहीं चलना है, और वो आपके लिए आइडल टाइम में आप एक छोटा सा नोट लिख के आ जाएंगे उसके ऊपर कि दैट ये एज पर एक्सपेक्टेशन है, हेंस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए आइडल टाइम। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगेन आप लोगों के लिए नॉर्मल है, जस्ट केवल आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग पर्पज से है कि अगर आपका आइडल टाइम नहीं होगा तो ध्यान रखिएगा एक्चुअल आवर्स वर्कड और एक्चुअल आवर्स पेड विल रिमेन सेम, कि भैया 2000 आवर्स का पे किया है और कोई आइडल टाइम नहीं है तो वर्किंग भी 2000 आवर्स ही रहेगी। तो ऐसे केस में 2000 माइनस 2000 दैट मींस आइडल टाइम वेरिएंस 0 होगा। ऑब्वियस बात है, आइडल टाइम वेरिएंस अराइज कब होगा? जब आइडल टाइम होगा। तो सेम एज मटेरियल यूजेस, लेबर एफिशिएंसी विल आल्सो बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज सब एफिशिएंसी एंड लेबर मिक्स या गैंग वेरिएंस, because in labor work also we need to use mix of worker like men, women, skilled, semi skilled, unskilled etc. तो लेबर एफिशिएंसी भी फर्दर आपके दो भागों में बढ़ जाएगा, एक लेबर यील्ड वेरिएंस या रिवाइज्ड एफिशिएंसी या सब एफिशिएंसी वेरिएंस, और आपका लेबर मिक्स या गैंग वेरिएंस। ठीक है, सब एफिशिएंसी पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है। तो भैया कुल मिला के बस इतना सा ध्यान रखना है कि रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स जो लेना है वो लेना है एक्चुअल आवर्स वर्कड का, एक्चुअल आवर्स वर्क को स्टैंडर्ड रेशियो में लेना है, बाकी कुछ भी आपके लिए डिफरेंस नहीं है। ये बेसिकली क्या बताता है, सब एफिशिएंसी वेरिएंस बोलूं या आपके लिए रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस बोलूं, ये दिखाता है कि सब स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड कहता है कि जितने भी आवर्स हैं उसका 10% आवर्स हमारे लॉस हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअलिटी में सपोज से 15% आवर्स हमारे एक्चुअल में खराब हो गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया सब एफिशिएंसी वेरिएंस आएगा। लेबर यील्ड वेरिएंस के लिए अगेन वही आपका रिप्रेजेंट करेगा लॉस ऑफ आउटपुट को, तो वही चीज अगर मैं ये कहता हूं कि 10 आवर्स का लॉस हो गया तो आपके लिए होगा सब एफिशिएंसी, और अगर मैं कहता हूं कि इतने आवर्स का लॉस हो गया जिसमें मैं 5 यूनिट बना देता तो वो होगा आपका लेबर यील्ड वेरिएंस। क्लियर है? आगे बढ़िए। लेबर यील्ड वेरिएंस वही फॉर्मूला, एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट। एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या रहेगा? टोटल स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आउटपुट, तो आपके पास आ जाएगा। क्लियर है? लेबर मिक्स वेरिएंस में अगेन आपके लिए वही चीज रहेगा कि डिफरेंस जो आपका है वो डिफरेंस ऑफ आपके लिए कि भैया रेशियो में कोई डिफरेंस है तो वो यहां पर कवर होगा, दैट्स इट, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, सेम है। लेकिन अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इस चीज को पढ़िएगा मैंने क्या लिखा है, इस चीज को पढ़िए भैया क्या लिखा है। मैंने लिखा है स्टूडेंट हु हैव टेकन कॉस्टिंग क्लास फ्रॉम सीएसीएमए आशुतोष लाटा सर इन सीएमए इंटर, और अब उन्होंने मटेरियल और लेबर कॉस्ट वेरिएंस को कंप्लीट कर लिया है एससीएम में भी, तो वो क्या सोचते होगा? कुछ नहीं बदला यार, आज भी सब कुछ वैसे का वैसा ही है। तो जी हाँ दोस्तों, लेबर और मटेरियल दोनों के दोनों वेरिएंसेस आप लोगों के वही हैं जो आपने इंटर में सीखा, इसमें कोई भी फर्दर एडिशनल कुछ भी चीज नहीं है एक्स्ट्रा, सेम एज इट इज है। एक एग्जांपल आप लोगों के साथ यहां पर मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के लिए। आई गेस मैंने यहां पर इसके ऊपर एक एग्जांपल जो है और वो डिस्कस किया है, वो शायद वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के अंदर आएगा। ठीक है, तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के अंदर हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, वो बाद में लेटर पार्ट में लेंगे। अब इसी के साथ आप लोगों का यहां से कंप्लीट हो जाता है मटेरियल एंड लेबर का पोर्शन। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है हम लोग देखेंगे। अभी हमारे पास टोटल अराउंड 40 मिनट्स के आसपास का समय अभी हमारे पास है, तो दैट्स मोर देन इनफ। कहीं ना कहीं हम लोग 3-4 क्वेश्चन एटलीस्ट कर लेंगे। और टोटल कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं लेबर के अंदर? सर लेबर में क्वेश्चन तो बहुत अच्छे दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 और एक आपका मटेरियल और लेबर का मिक्स, टोटल 6 में से एक क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, बट 5 क्वेश्चन करने हैं। अब ऑब्वियसली 5 क्वेश्चन 40 मिनट में तो होने नहीं है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेबर कॉस्ट वेरिएंस को कंप्लीट करके वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग ए क्वेश्चन ये मेरा ग्रीन टी पूरा ठंडा हो चुका है तो मैं इसको फिनिश कर लेता हूं, देन आप लोगों के साथ वापस से कनेक्ट करूंगा। मीनवाइल आप लोग अपना बुक खोल लेंगे और बुक के अंदर देखेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 अभी भी हमने कंप्लीट किया। अब हम लोग लेबर कॉस्ट वेरिएंस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और कैसे होगा देखेंगे फिर हम।
चलो जी, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के लिए स्क्रीन पर वर्कबुक और न्यू स्टडी मटेरियल दोनों में पाया गया। ये एक ऐसा समय है जो कि इंटर और फाइनल दोनों जगह पर आता है। The standard labor complement and the actual labor complement engaged in a week for a job are as under। आपको बेसिकली क्या दे रखा है, किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए एक वीक में कितनी एक्चुअल लेबर और कितनी स्टैंडर्ड लेबर एंगेज हुई है उनके बारे में डिटेल। तीन तरह के वर्कर हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर इन दी गैंग, इन दी गैंग का मतलब है बेसिकली ग्रुप, कि जैसे कि हमारी टीम के अंदर सपोज से 10 लोग हैं तो 10 में से 2 स्किल्ड हैं, 3 अनस्किल्ड हैं, बाकी के 5 सेमी स्किल्ड हैं, तो वैसा। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास स्किल्ड हैं 32, 12 है हमारे पास सेमी स्किल्ड और 6 वर्कर जो है वो है हमारे पास अनस्किल्ड। स्टैंडर्ड वेज रेट पर आवर आपको दिया हुआ है, दैट मींस स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है। एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन गैंग ड्यूरिंग द वीक आपको दिया हुआ है कि एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ वर्कर एंगेज हुए, तो इन्होंने 28, 18 एंड 4, दैट मींस अकॉर्डिंगली है अगेन 50 वर्कर ही, बट उनका कंपोजिशन थोड़ा चेंज है। एक्चुअल वेज रेट आपको दी हुई है। अगली लाइन को ध्यान से सुनिएगा, ड्यूरिंग दी 40 आवर्स वर्किंग वीक। ड्यूरिंग दी 40 आवर्स वर्किंग वीक का मतलब यह है दोस्तों, आपके पास हर एक व्यक्ति के लिए जो टोटल वर्किंग आवर्स थे ना वो थे 40। गैंग प्रोड्यूस 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स ऑफ वर्क, लेकिन आपकी जो गैंग है उनके यहां पर स्टैंडर्ड लेबर आवर ऑफ वर्क जो है वो आपको बता दिया पूरी गैंग का, पूरी गैंग का बता दिया, दैट मींस 1800 आवर्स आपको बता दिए हैं आपके लिए स्टैंडर्ड लेबर आवर्स फॉर द गैंग, दैट मींस फॉर द ग्रुप। कैलकुलेट करने आपको बोला है, कैलकुलेट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, रेट ऑफ वेजेस वेरिएंस, दैट मींस रेट वेरिएंस और लेबर कॉस्ट वेरिएंस। कुल मिलाकर के ये चीजें पूछी गई हैं। बेहद आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है। बस केवल इतना सा ध्यान रखना है आप लोगों को कि भैया जी आपके लिए लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। आपको यहां पर स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ए गैंग दिया हुआ है, तो वो हम लोग क्या करेंगे, उस गैंग को क्वेश्चन हैज गिवन टोटल स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ गैंग। क्वेश्चन हैज गिवन टोटल स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ गैंग, so now we will calculate standard hours for each worker, for each type of worker by using standard number of worker ratio। डन। तो आपके लिए आ जाएगा, एक तो टाइप ऑफ वर्कर कौन कौन से हैं, एक आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में आ जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक आ जाएगा आपके पास रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स, एक आएगा आपका एक्चुअल, एक्चुअल के अंदर आ जाएगा एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट एंड एक्चुअल कॉस्ट। वर्कर्स हमारे पास 3 है, 1 2 3 और ये टोटल। स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट एंड एक्चुअल प्राइस। सबसे पहला हमारे पास जो वर्कर है वो है स्किल्ड, एक है हमारे पास सेमी स्किल्ड, और एक है हमारे पास अनस्किल्ड।
इससे आ जाएगा आपके पास टोटल। आपको यहां से क्वेश्चन ने ऑलरेडी दिया है कि भैया टोटल स्टैंडर्ड आवर्स जो है ना वो पूरी गैंग के, दैट मीन्स पूरे के पूरे ग्रुप के 1800 आवर्स हैं। आपको इसको किस रेशियो में यूज करना है सर? 32:12:6 का रेशियो। मतलब कि आपके टोटल 50 लोगों ने 1800 आवर्स काम किया है। तो मैं क्या ऐसा कह दूं, क्या 1800 आवर्स काम किया है टोटल 50 लोगों ने, तो हर एक व्यक्ति ने 36 आवर्स काम किया है। क्लियर है? 1800 आवर्स काम किया है टोटल 50 लोगों ने, तो इसका मतलब हर व्यक्ति ने एक वीक में 36 आवर्स काम किया है। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने आ जाएंगे सर? 36 मल्टीप्लाई बाय 32 तो आ जाएगा 1152। 12 आवर्स के 12 वर्कर्स के हिसाब से 432 एंड 6 के हिसाब से 216। रेट की बात करें तो पर आवर की रेट आपके पास स्टैंडर्ड है 321। बात करें आपके एक्चुअल आवर्स की, अब यहां पर एक्चुअल आवर्स वर्कड की पेड। सर कैसी बातें कर रहे हो, कोई आपको आइडल टाइम की डिटेल दे ही नहीं रखी, तो इसका मतलब जो आवर्स वर्कड है वही आपका पेड है। तो एक्चुअल आवर्स के हिसाब से बात करें तो 40 आवर्स एक व्यक्ति के, तो भैया टोटल कितना आ जाएगा सर? 40 मल्टीप्लाई बाय 28, 40 मल्टीप्लाई बाय 18 एंड 40 मल्टीप्लाई बाय 4 कीजिए। तो ये आपके आवर्स हो गए। अब आपके अकॉर्डिंगली एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे, और एक्चुअल आवर्स कितने आ जाएंगे सर? 40 मल्टीप्लाई बाय 28 तो आ जाएगा आपके पास 1120। 40 मल्टीप्लाई बाय 18 तो आ जाएगा 720 एंड 40 मल्टीप्लाई बाय 4 तो आ जाएगा 160। और ओवरऑल टोटल आवर्स की बात करें तो आ जाएगा आपका 2000। और आपको पता है यही 2000 आवर्स एक्चुअल आवर्स वर्क जो है यही रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स के लिए काम आएंगे। तो 2000 के 2000 एज इट इज रेशियो विल रिमेन सेम एज एन स्टैंडर्ड, दैट इज 32:12:6। तो ये आपके लिए आ जाएगा 1280 480 एंड 240। लो जी, स्टैंडर्ड रेट की बात करें तो, सॉरी एक्चुअल रेट की बात करें तो वो भी क्वेश्चन ने हमारे को दे रखी है। कितनी है सर? एक्चुअल रेट हमारे को दी हुई है 432। अब आपको टोटल निकाल देना है। 1152 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आ जाएगा 3456। 432 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आएगा 864 और 260। ओवरऑल बात करें तो आ जाएगा 4536। आगे चलेंगे। 1120 मल्टीप्लाई बाय 4 तो आएगा 4480। 720 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आएगा 2160। 160 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आएगा 320। और ओवरऑल टोटल की बात करें तो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी 6960। अब मुझे एक चीज बताइए, आप अगर ये टेबल आपके पास है तो आप इसके वेरिएंसेस निकाल सकते हैं, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल सेम वैसा का वैसा रहेगा जो पैटर्न आपने मटेरियल में फॉलो किया है। मतलब कि अगर मैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस की बात करूं तो क्या करोगे आप? 4536 माइनस 6960, दैट मीन्स 2424 एडवर्स। सर 2424 एडवर्स आ गया है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए आपको क्या करना है सर? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट करना है। मिक्स वेरिएंस के लिए आपको क्या करना है सर? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट करना है। और रेट वेरिएंस के लिए सिंपली स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स, खत्म। तो आपके लिए जो
फॉर्मूला वगैरह रहेंगे वो आपके लिए ऑल वेरिएंस कैलकुलेशन इज होमवर्क। तो आप वो पोर्शन जो रहेगा वो आपका होमवर्क रहेगा। आई होप इजीली आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि मैंने बाकी जो डिटेल है वो आसानी के साथ यहां पर कैलकुलेट कर दी है। इस क्वेश्चन को अगर मैं बोलूं कि कितनी बार रिवाइज करना चाहिए, तो मैं कहूंगा एक ही बार रिवाइज कर लेना, और इसमें रिवाइज करने जैसा केवल एक ही पोर्शन है, और वो ये कि स्टैंडर्ड आवर्स जो आपके पास 1800 आवर्स दे रखे हैं उनको स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर के रेशियो में बांटना है, और एक्चुअल आवर्स की कैलकुलेशन के लिए सिंपली आपको 40 आवर्स पर वर्कर दिया हुआ है तो उसको नंबर ऑफ एक्चुअल वर्कर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास एक्चुअल आवर्स आ जाएगा। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी एज इसमें देखने सीखने जैसा कुछ है नहीं। दैट्स इट, खत्म। तो आई होप इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा और आप लोग इसको इजीली मैनेज कर लेंगे। चलो जी, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपका डन है मेरी तरफ से, और आपको अब इसको रिवाइज भी नहीं करना है। इसमें लेक्चर नंबर जरूर मैं लिख लेता हूं। चलो जी, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपको 6 मार्च दिसंबर 2015 में देखने को मिला। बेहद आसान सा सवाल है। फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट लेबर रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस और टोटल वेरिएंस। टोटल वेरिएंस का मतलब है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। स्टैंडर्ड टाइम 1 यूनिट का दे रखा है 2.5, एक्चुअल आवर्स दिया हुआ है 2000 आवर्स, स्टैंडर्ड रेट ऑफ पे दे रखा है 2 रुपीज पर पे, 25% ऑफ द एक्चुअल आवर्स हैव बीन लॉस्ट एज ए आइडल टाइम। मतलब कि जो 2000 आवर्स है इसका 25%, दैट मींस आपके लिए 500 आवर्स जो है वो आपके आइडल टाइम गए, तो एक्चुअल आवर्स वर्कड जो रहेगा वो आ जाएगा आपके पास 1500 आवर्स। ओके सर। एक्चुअल आउटपुट दे रखा है आपको 1000, तो एक्चुअल आउटपुट से क्या होगा सर, ये 2.5 आवर्स स्टैंडर्ड है 1 यूनिट को बनाने के लिए, तो 1000 यूनिट को बनाने के लिए तो स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएंगे 2500। एक्चुअल वेजेस की बात करें तो वो आपको दे रखा है 4500, तो एक्चुअल वेजेस 4500 है। आपको पता है वेजेस की कैलकुलेशन हमेशा एक्चुअल आवर्स पेड पर होती है, तो अकॉर्डिंगली 4500 के अंदर जैसे आप 2000 एक्चुअल आवर्स पेड का डिवाइड लगाओगे तो आपके पास एक्चुअल रेट भी आ जाएगी। फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगेन इस क्वेश्चन में मैं क्या करने वाला हूं, टेबल आपको बना करके दूंगा और वर्किंग आप करेंगे। बेहद आसान सा सम है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसको 0 बार रिवाइज करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। यहां पर सीधा हम लोग कैलकुलेशन करेंगे स्टैंडर्ड के अंदर एक कैलकुलेशन आ जाएगी स्टैंडर्ड आवर्स की, एक आ जाएगी स्टैंडर्ड रेट की, एक आ जाएगी स्टैंडर्ड कॉस्ट। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स का कॉलम बनेगा नहीं क्योंकि कंपोजिशन में केवल और केवल एक ही टाइप का वर्कर दिया हुआ है। स्टैंडर्ड रेट दी हुई है, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल देंगे, एक्चुअल आवर्स वर्कड ले लेंगे, एक्चुअल आवर्स पेड आ जाएगा, एक्चुअल रेट हम लोग निकाल देंगे और एक्चुअल कॉस्ट यहां आ जाएगा आपके लिए एक्चुअल आवर्स वर्क, यहां आ जाएगा एक्चुअल आवर्स पेड, यहां आ जाएगी एक्चुअल रेट और यह आ जाएगी एक्चुअल कॉस्ट। ध्यान से देखेंगे सबसे पहले स्टैंडर्ड आवर्स कैसे आएगा, तो 1 यूनिट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड आवर्स है 2.5, तो 1000 यूनिट के एक्चुअल आउटपुट के लिए आपको पता है ना स्टैंडर्ड इज ऑलवेज फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो यह आ जाएगा आपके लिए 2500। आपको स्टैंडर्ड रेट दी हुई है कितनी है सर, 2 रुपीज, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी आपकी 5000। एक्चुअल आवर्स पेड कितना है सर, 2000 आवर्स है। एक्चुअल रेट कितनी है पता नहीं, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट आपको दे रखी है 4500, तो एक्चुअल रेट आ जाएगी आपके पास 4500 डिवाइडेड बाय 2000, तो एक्चुअल रेट आ जाएगी 2.25। और एक्चुअल आवर्स वर्क कैसे आ जाएंगे सर, टोटल 2000 आवर्स माइनस 25%। 25% चाहे तो लिख लीजिएगा, 25% इज योर आइडल टाइम,
तो आइडल टाइम आपका 25 है, दैट मींस 2000 में से 25% टाइम आपने काम नहीं किया, तो दैट मींस 75% टाइम आपने काम किया है, दैट मींस एक्चुअल आवर्स वर्कड हो जाएंगे 50। अब बाकी के वेरिएंस अगेन आपका होमवर्क, ये लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन क्या एग्जाम में आ सकते हैं, मैंने कहा इसके लिए आपको 108 सोमवार, 108 मंगलवार, 108 बुधवार के व्रत लगातार करने पड़ते हैं, तब जाकर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और वो हमारी बस की है नहीं। मतलब कि सिंपली आप कंटिन्यूअसली 72 आवर्स के लगातार फास्ट करोगे ना, तब जाकर के ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और इतने अच्छे कर्म हमने किए नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। मैं तो एक प्लान कर रहा हूं कि यार नेक्स्ट टाइम से ना ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आइदर या तो होमवर्क दे दूं या हटा दूं, होमवर्क या हटा दो इस क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में फाइनल लेवल पर तो आएंगे नहीं, तो या तो होमवर्क दे दो या इस क्वेश्चन को हटा दो। मैंने फिर भी आपके लिए टेबल बना दी है, तो आपका काम हो गया। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना। इन्होंने टोटल कॉस्ट वेरिएंस पूछा था, तो 5000 माइनस 4500 करोगे तो 500 का फेवरेबल बिल्कुल आ गया। इन्होंने पूछा था लेबर रेट वेरिएंस, तो 2 माइनस 2.25 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स पेड, दैट मींस 2000, तो आ जाएगा माइनस का 500, बिल्कुल सर 500 एडवर्स आ गया। एफिशिएंसी की बात करें तो 2500 आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड, दैट मींस 1500 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट, दैट मींस 2, तो 2000 का फेवरेबल आ जाएगा, बिल्कुल आ गया सर। और आइडल टाइम वेरिएंस क्या आएगा सर, 1500 माइनस 2000 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, दैट मींस 2, तो माइनस का 1000 बिल्कुल आ गया। दैट्स इट, हो गया काम खत्म। तो इसी के साथ आप लोगों का ये सम भी होता है कंप्लीट। आगे बढ़िए, अभी भी हमारे पास हाफ एन आवर का टाइम बचा है, और मेरे को केवल 2 क्वेश्चन कराने की इच्छा है, बस केवल वो हो जाए, बस मेरा काम हो जाएगा। आइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोगों को 0 बार रिवाइज करना है, 0 टाइम ओनली, ठीक है। तो 0 टाइम रिवाइज करने का लिख लेना। मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट टाइम जब हम लोग बुक को वापस से डिजाइन करेंगे ना, तो मैं आपको बताऊं क्या करने वाला हूं। मैं यहां लेक्चर नंबर लिखा हुआ है, टाइम स्टैम्प ऑफ लेक्चर लिखा हुआ है, कॉपी नंबर लिखा हुआ है, मैं नंबर ऑफ रिवीजन भी यहीं पर लिखवा दूंगा, ताकि बच्चे यहीं पर लिख लें कि ये 0 बार है कि क्या है। तो ये मैं आपको इसकी जस्ट ऊपर नेक्स्ट टाइम जब हमारी बुक बनेगी तो मैं ये करेक्शन करवा दूंगा। करेक्शन क्या मतलब, एडिटिंग करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। न्यू स्टडी मटेरियल में भी था, और 8 मार्क्स का जून 2019 में दिया हुआ क्वेश्चन है, बेहद आसान सम, अगेन बेहद आसान। इसको भी मैं आपको पहले करने से पहले बता दूं कि 0 टाइम रिवाइज करना है। क्या है सम, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। डीएम इज ए डेनिम ब्रांड स्पेशलाइजिंग इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ हैंड स्टिच जींस ट्राउजर। बेसिकली कोई कंपनी है डीएम, ये क्या करते हैं, डेनिम ब्रांड के स्पेशलाइजेशन है, और ये मैन्युफैक्चर और सेल करते हैं हैंड स्टिच, मतलब हाथों से सिले हुए जींस ट्राउजर को। डीएम मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 10,000 पेयर ऑफ जींस ड्यूरिंग ए पीरियड। ड्यूरिंग द पीरियड क्या किया इन्होंने, टोटल 10,000 पेयर्स ऑफ जींसेस जो है, टोटल जींस के 10,000 जोड़े जो है वो इन्होंने बेचे हैं साहब, बहुत बढ़िया बात है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट आपको दिया हुआ है। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और उसका प्रोडक्शन टाइम की डिटेल आपको दे रखी है। क्या है, डायरेक्ट लेबर की डिटेल पर चलते हैं। तो एक्चुअल आवर्स पर यूनिट, एक्चुअल आवर्स पर यूनिट आपको दिया हुआ है 0.65। एक्चुअल आवर्स पर यूनिट मतलब एक यूनिट को बनाने में 0.65 आवर्स लगेंगे। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट दिया हुआ है 0.60। एक्चुअल रेट पर आवर दी हुई है 120। स्टैंडर्ड रेट पर आवर दिया हुआ है 100। आगे क्वेश्चन बोलता है कि नोट 0.65 आवर्स पर यूनिट ऑफ एक्चुअल टाइम। दैट मीन्स कौन सा वाले की बात कर रहा हूं, इस वाले की, ये जो मैंने येलो से हाईलाइट किया ना, इसकी। ये क्वेश्चन बोलता है कि इस 0.65 ऑफ एक्चुअल टाइम इंक्लूड करता है आइडल टाइम। इसका मतलब ये हो गया कि 0.65 आवर्स पर यूनिट जो है ये हमारा एक्चुअल आवर्स पेड है। एक्चुअल आवर्स वर्ड तो कुछ डिफरेंट आना है। तो ड्यूरिंग द पीरियड 800 आवर्स ऑफ आइडल टाइम वाज इनकर्ड in order to motivate and retain experienced worker. DM has devised a policy of paying worker the full hourly rate in case of any idle time. भाई साहब वो चाहते हैं कि हमारा वर्कर भाग ना जाए, तो उसको आइडल टाइम का भी हम लोग पेमेंट देंगे, देना ही पड़ेगा। आइडल टाइम आपके कारण से आया होगा। क्वेश्चन कहता है आइडल टाइम वेरिएंस बताओ और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बताओ। अब इससे ज्यादा टुच्चा क्वेश्चन क्या होगा, मतलब मुझे इस क्वेश्चन को मुझे लगता है कि यार होमवर्क आफ्टर डिस्कशन वाला समय है। आप अगर मैं इस क्वेश्चन की टेबल बनाऊंगा ना, तो आप लोगों के लिए जाती हो जाएगी। कैसे, इस क्वेश्चन में एक्चुअल आवर्स पेड
कैसे आएगा सर? 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10,000 पेयर, दैट मीन 6500। एक्चुअल आवर्स वर्क कितना आ जाएगा सर? आपके 800 आवर्स आइडल हैं, तो दैट मीन्स 5700 आवर्स आपका एक्चुअली वर्क हुआ होगा। डन, आगे बढ़िए। क्वेश्चन ने कहा आइडल टाइम वेरिएंस निकालना है, तो आइडल टाइम वेरिएंस तो देखो यहां पर आपको 800 आवर्स क्वेश्चन ने दे दिया, और मल्टीप्लाई आपको स्टैंडर्ड रेट से करना है, जो कि है आपको 100 रुपीज की रेट। तो 800 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आ जाएगा 80,000, और ये ऑब्वियस सी बात है ऑलवेज एडवर्स ही आता है। अब ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे आएगा सर? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की बात करें तो आपका स्टैंडर्ड आवर्स कितना है सर? 0.60, 10,000 पेयर पर, तो सर 6,000 आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क, दैट मीन्स 5700। तो 300 घंटे आपने कम समय लगाया है, और 1 घंटे के 100 रुपए, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 30,000 फेवरेबल, दैट्स इट। तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा होमवर्क आफ्टर डिस्कशन। इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क आफ्टर डिस्कशन लिख रहा हूं, बट मुझे पता नहीं क्यों यार ऐसी वाइब्स आती है यार, इस तरह के समना मैं अगर आपके साथ करा रहा हूं ना, मैं लिख देता हूं, हटा भी सकते हैं भैया इसको, इसकी जगह कुछ अच्छे अच्छे सम और ऐड करेंगे ना, रादर मैं कोई दूसरे सम लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। डन है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी मेरी तरफ से डन है। इसको आपको 0 टाइम रिकैप करना है, कोई भी फालतू परेशान मत होना, टाइम खराब मत करना। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन जो है ना वो अच्छा क्वेश्चन है, और आपको इस चीज से मैं पहले ही बता दूं कि हमारे एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है ना वो मेरी बुक के बाहर नहीं जाते। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मेरी बुक से, आशुतोष लाटा की बुक से पेपर बनता है, ऐसा नहीं है। आशुतोष लाटा वो सारे कंटेंट को कवर करता है जिससे क्वेश्चन बनता है। मैंने यहां पर जून 2019 का क्वेश्चन अपने यहां पर मैंने मेरी बुक में रखा, ऑब्वियस सी बात है। मैं जून 2019 का जो पेपर है, ये तो मैं जो 2020 वाले बैच में था ना उसमें भी मैंने इस वाले क्वेश्चन को रखा था। तो अब उसके बाद में आप देखेंगे कि जून 2024 में एग्जैक्टली 5 इयर्स लेटर ऑन इंस्टीट्यूट ने सेम क्वेश्चन केवल फिगर चेंज करके चिपका दिया। केवल फिगर चेंज है, लैंग्वेज एज इट इज है, लैंग्वेज एज इट इज है, बस केवल अंतर इतना सा रहेगा। आपको यहां पर इन्होंने नोट डाल के लिख दिया कि नॉर्मल वेटिंग एंड ब्रेकिंग टाइम आर इंक्लूडेड इन स्टैंडर्ड आवर्स फॉर प्रोडक्शन। और आपका कोई भी ब्रेक टाइम है या कोई भी नॉर्मल टाइम है, जैसे टी ब्रेक, लंच ब्रेक, तो वो आपके स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूडेड है। दैट मींस वो आपका प्री प्लान था, मतलब पहले से पता था। तो आइडल टाइम वेरिएंस आपका कुछ भी नहीं आएगा। उसके बारे में नोट हमने लिख दिया है कि सिंस नॉर्मल वेटिंग टाइम एंड ब्रेक आर इंक्लूडेड इन स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसलिए आइडल टाइम डबल स्टार लगे हुए हैं, नील नील और 0 आएगा। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है, बस केवल इतना सा अंतर आया है, बाकी और कुछ नहीं। ये सेम सम मैं ऑलरेडी कराते आया हूं, अभी आप लोगों के साथ भी डिस्कस करूंगा। अभी हमारे पास कितना समय है? पूरा 23 मिनट्स का समय है, तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन तो बेहद आसानी के साथ हो ही जाएगा। देखते हैं लेबर कॉस्ट से रिलेटेड, फिर आपको 11 क्वेश्चन नंबर 11 भी जो है वो आपका होमवर्क रहेगा, और फिर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से रिलेटेड ये वाला सम डेफिनेटली अभी नहीं हो पाएगा, तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी फिनिश कर सकते हैं। देखते हैं, बाकी तो खैर क्वेश्चन को पढ़ने से पता चलेगा कितना समय लगता है। तो आइए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट इस क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। वैसे समय बचेगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मे भी थोड़ा समय एक्स्ट्रा लग जाए, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11, 15 वर्कर्स, एक एक लाइन ध्यान से होले होले पढ़ेंगे। 15 वर्कर्स, अब 15 वर्कर की डिटेल दे रहा है, 10 टाइप 1 वर्कर और 5 टाइप 2 वर्कर, मतलब टोटल 15 वर्कर है, उसमें से 10 तो रहेंगे टाइप 1 और 5 रहेंगे टाइप 2। वर्क इन प्रोडक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग ए मंथ ऑफ 25 वर्किंग डेज। ये क्या करते हैं? आपके प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान 25 दिन जो है ये काम करते हैं। क्लियर है? मतलब इनके वर्किंग डेज जो रहेंगे वो 25 रहेंगे, मतलब कि 5 डेज इन्होंने संडे, 4 संडे और 1 दिन का ऑफ, ऐसे करके इन्होंने 5 दिन कम कर दिए। ठीक है। ईच टाइप 1 वर्कर इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 8 यूनिट्स पर डे। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा है, बड़ा मजा आएगा आपको। क्वेश्चन कहता है ईच टाइप 1 वर्कर, मतलब कि आपके पास 2 तरह के वर्कर हैं, टाइप 1 और टाइप 2। क्वेश्चन कहता है कि जो टाइप 1 वर्कर है ना, ये आपके इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस। ध्यान से सुनना, वर्ड के ऊपर फोकस करना। वर्ड आपको दिया हुआ है एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस, मतलब कि इसका मतलब एक्चुअल नहीं है, इसका मतलब एक्चुअल नहीं है, एक्सपेक्टेड है। एंड टाइप 2 वर्कर इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 12 यूनिट्स पर डे।
मतलब कि आप यहां पर क्या करने वाले हो, 8 यूनिट्स पर डे आपके टाइप 1 वर्कर बनाएंगे, और टाइप 2 वर्कर जो है ईच टाइप 1 वर्कर, ईच टाइप 1 वर्कर का मतलब समझते हो, हर एक बंदा 8 यूनिट बनाएगा। ओके, दे वर्क ऑन रेगुलर शिफ्ट फ्रॉम 9 AM टू 6, कितने बजे तक, 9 to 5, मतलब टोटल पूरा पूरा 8 आवर्स की शिफ्ट है। सुबह 9 बजे आते हैं, शाम को 5 बजे जाते हैं, एंड हैव ए टी ब्रेक बिटवीन 10:30 to 10:45, मतलब कि 9 बजे आते हैं और 1.5 आवर्स बाद हैंड टू हैंड इनको चाय की जरूरत पड़ जाती है, तो टी ब्रेक लेते हैं, चाय पे चर्चा भी करते हैं इसलिए 15 मिनट लगा देते हैं, एंड 3 o'clock to 3:15, और इसके बाद में 3 से 3:15 बजे के बीच में 2 चाय ब्रेक हो गए इनके, तो 15 मिनट्स के 2 टी ब्रेक हो गए, बहुत ही बढ़िया। एंड ऑल्सो हैव ए लंच ब्रेक 1 to 1:30, और 30 मिनट्स के लंच ब्रेक होते हैं, तो इसका मतलब मोटा मोटी पूरे पूरे 60 मिनट्स, या मैं यूं कहूं 1 आवर जो है वो इनका उसमें चल जाता है। दी एक्चुअल प्रोडक्शन वॉज 1800 यूनिट्स बाई टाइप 1 वर्कर एंड 1200 यूनिट्स बाय टाइप 2 वर्कर। आपको एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है, टाइप 1 वर्कर 1800 यूनिट्स और टाइप 2 का 1200 यूनिट्स, मतलब कि एक्चुअल आउटपुट दिया है। द स्टैंडर्ड वेज रेट पर आवर ₹50 एंड 60 टाइप 1 टाइप 2 का आपको रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेट पर आवर एंड कॉरस्पॉन्डिंग एक्चुअल वर्क, और इसी के जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब हो गया कि टाइप 1 की एक्चुअल रेट 60 होगी और टाइप 2 की एक्चुअल रेट 70 होगी। ड्यूरिंग द मंथ 16 आवर्स वर लॉस्ट एक्चुअली फॉर बोथ टाइप ऑफ वर्कर। एक्चुअल में आपके लिए क्या हुआ, 16 आवर्स का जो समय है ना, वो दोनों के टाइप के वर्कर के लिए क्या हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है, विच इज ऑल्सो एज पर एक्सपेक्टेशन फॉर वेटिंग ऑफ मटेरियल एंड इंस्पेक्शन, और ये भी आपका एज पर एक्सपेक्टेशन है। तो दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, जब भी कोई भी आपका अगर कोई समय एज पर एक्सपेक्टेशन है या एज पर प्री प्लान्ड है, तो उस केस में किसी भी तरह का कोई आइडल टाइम वेरिएंस जनरेट नहीं होगा। यही इस क्वेश्चन का मेन की पॉइंट है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। रिक्वायर्ड है कैलकुलेट करिएगा फॉलोइंग, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट निकालनी है आपको, लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है, आइडल टाइम वेरिएंस निकालना है, इंडिकेट करना है ए और एफ, जो डिनोट करेंगे कि वेरिएंस आपका एडवर्स है या फेवरेबल है। मतलब कि कुल मिलाकर के आपसे 3 चीजें पूछिए, नहीं सर 4 पूछिए, मैंने कहा 3 ही पूछिए, नहीं सर 4 पूछिए। मैंने कहा भाई मुझे एक चीज बताओ, लेबर कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट निकाले बिना आ सकता है क्या, नहीं। तो जब नहीं आ सकता तो फिर हम तो 3 ही मानेंगे ना, कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस बताओ, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बताओ और आइडल टाइम वेरिएंस बता दो, दैट्स इट, काम खत्म। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वापस से रिकैप कराता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन का कहना है साहब हमारे पास 2 तरह के वर्कर हैं, मैं आप लोगों को इसको रिकैप करा रहा हूं, यहां पर समराइज करेंगे। तो सबसे पहला तो एक इंपॉर्टेंट नोट जो इस क्वेश्चन के लिए है वो मैं लिखूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11, इन दिस क्वेश्चन वर्कर विल हैव worker will not work during 2 tea break of 15 minutes each and 1 lunch break of 30 minutes. But there will be no idle time variance, due to these break as these are as per expectation.
या एज पर प्लान्ड। एज पर प्लानिंग। तो भैया आपको बड़ा सिंपल सा ऑलरेडी पता है कि जो आपके लिए नो आइडल टाइम वेरिएंस ड्यू टू दीज ब्रेक एज दीज आर एज पर प्लानिंग, तो ये आपके लिए एज पर प्लानिंग है। एंड नो आइडल टाइम वेरिएंस एंड नो आइडल टाइम वेरिएंस फॉर 16 hours lost also। As these were also as per expect। तो भैया क्योंकि क्वेश्चन ने ऑलरेडी कहा है कि वो भी एज पर एक्सपेक्टेशन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया वो तो ऑलरेडी प्लान्ड है। आप स्टैंडर्ड आवर्स जब निकालोगे तो स्टैंडर्ड आवर्स में भी आप यही मानते हुए चलोगे कि भैया ये जो काम आपने किया, आज आप अगर ये बात कर रहे हो कि इन्होंने 1800 यूनिट्स काम किया एक्चुअली, तो एक्चुअल में भी इन्होंने वही 7 आवर्स ही काम किया है, 8 आवर्स काम नहीं किया। तो एक्चुअल में भी 7 आवर्स काम कर रहे हो। स्टैंडर्ड भी मानता है कि हाँ साहब यार ऑब्वियस बात है ना, स्टाफ आएगा तो चाय भी पिएगा, खाना भी खाएगा, तो इसलिए वो एज पर प्लान है, तो उसके आइडल टाइम वेरिएंस नहीं आएगा। यही क्वेश्चन की मेन जान है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है। स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स निकालना एक छोटा सा वो जरूर इसके अंदर रहेगा। एक्चुअल आवर्स आपके लिए यहां पर क्या रहेगा, ध्यान से देखेंगे आपने 18 जो आपके लिए एक्चुअल आवर्स रहेगा वो कैसे आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से। एक्चुअल आवर्स टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2 की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल आवर्स कैसे आएगा सर, ध्यान से सुनना आप। यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल आवर्स कैसे आएगा सर, एक्चुअल आवर्स आएगा 10 टाइप, सॉरी एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ वर्कर हैं इनके, 15 वर्कर्स, ये हो गया। एक्चुअल वर्क नंबर ऑफ वर्कर में कोई चेंज है क्या, नहीं सर, एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर में कोई चेंज नहीं है, तो ठीक है सर। 10 वर्कर, एक बंदा एक दिन में 8 आवर्स काम करेगा और ऐसे वो 25 डेज काम करेगा। टाइप 2 की बात करें तो टोटल 5 वर्कर्स हैं, एक वर्कर जो है वो 8 आवर्स काम करेगा और ऐसा वो 25 डेज काम करेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 25, तो आ जाएगा 2000 आवर्स। यहां पर 5 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 25, तो आ जाएगा 1000 आवर्स। ये लीजिए एक्चुअल आवर्स डन है। एक्चुअल रेट वगैरह कुछ दे रखी है क्या, यस सर दे रखी है ना, तो लो जी एक्चुअल रेट आपके पास है। अब की बार मैंने थोड़ा काम जो है ना उस वाले टेबल के हिसाब से नहीं किया है, या उस वाले टेबल के हिसाब से ही कर दें आप लोगों के लिए, ताकि क्योंकि आपको आदत उस टेबल की है तो आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से वही टेबल सुटेबल रहेगी। और मेरे को रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स की जरूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने मेरे से किसी भी तरह का कोई मिक्स वेरिएंस या कुछ भी पूछा नहीं है, तो हम लोग वो कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, इसको एज ए वर्किंग नोट मान लेंगे, हम लोग वो टेबल भी बना देंगे। एक्चुअल रेट क्या है सर, एक्चुअल रेट आपको दे रखी है, कॉरेस्पॉन्डिंग एक्चुअल रेट इज 60 एंड 70। इससे आपके पास आ जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी आपके पास 2000 मल्टीप्लाई बाय 60, दैट मीन्स 1,20,000, और ये आ जाएगी 70,000। अब ध्यान से सुनना है, स्टैंडर्ड आवर्स जो है ना वही इस क्वेश्चन का मेन की पॉइंट है। यहां क्वेश्चन बोलता है कि एक बंदा जो है ना वो एक दिन में 8 यूनिट्स बनाता है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं सर, 8।
इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, 8 यूनिट्स बनाता है 8 डेज में, सॉरी 8 यूनिट्स बनाता है एक दिन में, दैट मीन्स 8 आवर्स में। तो इन शॉर्ट एक यूनिट को बनाने के लिए कितने आवर्स लगेंगे, तो स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, 8 आवर्स पर डे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था एक दिन में आप यूनिट बनाते हो 8 यूनिट्स पर डे, तो 8 यूनिट आप बनाते हो स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, सॉरी स्टैंडर्ड आवर्स निकाल रहे हो तो 8 आवर्स डिवाइडेड बाय 8 यूनिट्स, मतलब कि इससे मेरे पास एक यूनिट की आ जाएगी कि भैया 8 आवर्स लगते हैं 8 यूनिट्स को बनाने में, तो इसका मतलब एक यूनिट को बनाने में 1 आवर। वहीं टाइप 2 वर्कर की बात करें तो टाइप 2 वर्कर कहता है कि साहब कितना टाइम लग रहा है, 12 यूनिट्स पर डे। इसका मतलब यही, ये क्या कर रहे हैं, 8 आवर्स काम कर रहे हैं और उसमें यूनिट बना रहे हैं 12 यूनिट्स। इन शॉर्ट एक यूनिट को बनाने में कितना समय लगेगा सर, 0.67 आवर्स। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे स्टैंडर्ड आवर्स निकालना हो तो उसके लिए मुझे क्या करना है, एक्चुअल आउटपुट को मल्टीप्लाई कर देना है स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट से। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट आपके पास ऑलरेडी है, एक्चुअल आउटपुट क्वेश्चन ने आपको दिया हुआ है 1800 एंड 1200, तो 1800 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1200 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो ये हो जाएगा आपके लिए 1800 आवर्स, 3000 लिख दिया 1800 आवर्स, और ये हो जाएगा आपके लिए 800 आवर्स। लो जी, ये आपकी वर्किंग हो गई। अब आपको इसकी टेबल बना देता हूं और फिर आप लोग इजीली इसको काम कर लेंगे, ठीक है। लीजिए स्टैंडर्ड आवर्स, सबसे पहले आप लिख देंगे कि वर्कर कौन से हैं, फिर आप लिख देंगे स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में आ जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल, एक्चुअल में आ जाएगा एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट और एक्चुअल कॉस्ट। वर्कर की बात करें तो टाइप 1 वर्कर और टाइप 2 वर्कर। स्टैंडर्ड आवर्स कितना आया सर, 1800 आवर्स, और इधर आ गया आपके लिए 1800 के बाद में यहां आ गया आपका कितना आया था 800। स्टैंडर्ड रेट कितनी है सर, स्टैंडर्ड रेट है 50 एंड 60, तो ये हो जाएगा आपका 90,000, ये हो जाएगा आपका 48,000। ओवरऑल टोटल की बात कर लेंगे, लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 1,38,000। एक्चुअल आवर्स की बात करें तो एक्चुअल आवर्स हमने ऑलरेडी निकाले हुए हैं, 2000 एंड 1000, 1000 रेट आ जाएगी, एक्चुअल रेट हमारे पास है 60-70, ये हो जाएगा 1,20,000, हो जाएगा 70,000, टोटल आ जाएगा 1,90,000। अब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले पूछता है स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर द मंथ बताइए, तो 1,38,000 ऑलरेडी लिख दिया है। देन इन्होंने कहा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस आप लोग इजीली निकाल देंगे, 138 माइनस 190, तो आपके लिए 138 माइनस 190 तो आ जाएगा 52,000 का एडवर्स, बिल्कुल मैच है। एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए अगेन स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स आप लोग कर देंगे, या मैं करवा ही देता हूं, ज्यादा बेटर है। देखो इन्होंने स्टैंडर्ड कॉस्ट पूछी, वो तो ऑलरेडी हमने निकाल दी है। इन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा है, पहला स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पूछा,
वो तो आ गई हमारे लिए ₹1,38,000। दूसरा इन्होंने पूछा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, तो वो आएगा आपका 1,38,000 माइनस 1,90,000, तो आ जाएगा ₹52,000। थर्ड नंबर पे इन्होंने पूछा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तो वो टाइप 1 का अलग निकलेगा, टाइप 2 का अलग निकलेगा। टाइप 1 के स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? 1800, 800, एक्चुअल आवर्स 2000 एंड 1000, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट से, दैट इज 50 एंड 60, तो आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 50, तो माइनस का 10,000, दैट मीन्स 10,000 एडवर्स, 200 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आ जाएगा माइनस का 12,000, दैट मीन्स 12,000 एडवर्स, तो आ जाएगा 22,000 एडवर्स। चेक करना आंसर मैच है क्या? यस सर मैच है। और आइडियल टाइम वेरिएंस के लिए आप लिख ही देंगे। चेक नोट अबव। नोट अबव का मतलब क्या हो गया? जो हमने यहां पर लिख के दिया है आपको, तो यहां पर कोई आइडल टाइम वेरिएंस नहीं होगा। दैट्स इट, काम खत्म। समय की घड़ी कहती है कि सर 4 मिनट्स पेंडिंग है, बट फिर भी मेरी तरफ से आज का ये सेशन यहीं पर डन करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 11B जो है वो एज इट इज सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा है, तो वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, उसको आपको 0 बार रिवाइज करना है। बट मैं चाहूंगा कि ये जो मैंने अभी अभी क्वेश्चन किया ना, इसमें स्पेशली ये जो नोट वाला पोर्शन है ना, ये इसमें LDR वाला पोर्शन है। बाकी फिर भी मैं कहूंगा कि यार इस क्वेश्चन को आप लोग 3 टाइम्स रिवीजन के लिए रखें, या लास्ट डे रिवीजन के लिए भी रख सकते हैं। तो 3 टाइम्स और LDR एज द केस में भी आप चाहें तो 3 टाइम भी रख सकते हैं, या LDR पर भी इस क्वेश्चन को ले जा सकते हैं। अगर आपको 3 बार रिवाइज करने से भी आपको लग रहा है कि नहीं साहब ये तो टफ लग रहा है साहब, वैसा बाकी मेरे हिसाब से 2 बार में आपको इजीली कैच हो जाएगा ये सब। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज के सेशन में मैंने आप लोगों के साथ लेबर कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का एक वो मिसिंग इन्फॉर्मेशन वाला सम किया। बड़ा अच्छा सम था, बहुत अच्छा सम था एक्चुअली। एंड फिर उसके बाद में लेबर कॉस्ट वेरिएंस से रिलेटेड आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। देन हम लोगों ने आपके साथ इसके 3 से 4 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट लेक्चर में आपका एक सम है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि मटेरियल और लेबर से रिलेटेड है। पहले हम लोग उस सम को कंप्लीट करेंगे फॉर इनिशियली 25 से 30 मिनट्स में, और फिर मैं उसके बाद में आप लोगों के साथ आपके ओवरहेड वेरिएंसेस पर आ जाऊंगा, जो कि फिर उसके बाद में आप लोगों का इंटर ग्रुप 1 कॉस्ट अकाउंटिंग वाले स्टूडेंट जो हैं वो वहीं पर स्टॉप कर देंगे क्लास को, क्योंकि उनकी एक सिलेबस में केवल और केवल मटेरियल और लेबर वेरिएंस ही है। अगर आप यूट्यूब पर इंटर वाले बच्चे भी इस सेशन को देख रहे हो तो दैट्स ऑल गाइस। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड CA में आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा आपको वो मटेरियल का मिसिंग इंफॉर्मेशन वाला सम अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। मैं आप सब लोगों के कमेंट सेक्शन में इंतजार करूंगा। और जिन्होंने मेरे से क्लास ली हुई है भाई साहब, आप लोग प्लीज मुझे मैसेज करके जरूर से इन्फॉर्म कीजिएगा कि ये सम आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो दैट्स ऑल गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बस तब तक दिल से बोलते रहेगा कॉस्टिंग आसान है। ओके गाइस, बाय बाय।